अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूँ किरण आफ्ताब। मैं हूँ मोहम्मद शुएब। और वैसे आज हम पहले क्यों जरा कंफ्यूज से थे, वैसे कंफ्यूज सब भी हैं कि कराची वाले ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ, इतना बड़ा शहर लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं कराची की बात बाद में करूँगी। ओके, पहले हम कोशिश करते हैं आपको कुछ मनाजिर भी दिखा सकें। एक अफसोसनाक वाक़या है, उसको रिपोर्ट कर दें। रावलपिंडी में हादसा, तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। इसी के नतीजे में पाक फ़ौज के 2 पायलट और अमले के 3 अरकान शहीद हो गए। 12 शहरी जहाँ बहक हुए, 12 ज़ख्मी हुए। हादसा मोहड़ा कारो रावलपिंडी के करीब पेश आया था। इस सिलसिले में हम आपको ये बता सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम अपने नुमाइंदे से भी आगे चलकर बात करें। और इस हादसे में पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल साकिब और लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम शहीद हुए हैं। ये तो हम इस अफसोसनाक हादसे से मुताल्लिक आपको बता रहे हैं, जैसा किरण आपने कहा कि आगे चलकर हम बात करेंगे अपने रिपोर्टर से भी। लेकिन बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। कराची की बात लाजमी करेंगे। यूं तो सिंध में बारिशें हुई हैं, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बारिश से नुकसानात भी हुए हैं। लोगों की जानें गई हैं। बच्चों समेत 8 अफराद हैं कि जिनकी जान कराची में गई। यहाँ ये रिपोर्ट हुआ, और ये क्यों कर हुआ, ये करंट लगने से हुआ। के इलेक्ट्रिक चैप्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ज़रा मैं आपको बता दूं कि लाइट तो गई, रास्तों में क्या हुआ। बारिश बहुत हुई। हमारे मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया था कि 50 mm तक बारिश हो सकती है, तो उसके आसपास ही हुई है। 50 और 60 के दरमियान कुछ ऐसे हुआ है। और ये भी हुआ कि आज तालीमी इदारों में छुट्टी दी गई। जहां इम्तिहान होने थे उनको नई तारीखें अब बताई जाएंगी। कल जो लोग दफातर से वापस घर जा रहे थे उनको बारिश का ही नहीं, लंबी लंबी गाड़ियों की कतारों का भी सामना करना पड़ा। ऐसे तो पानी खड़ा ही था, लेकिन पानी सीधा सीधा गिर रहा था। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन मसाइल के साथ में था। अच्छा, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई थी, डबल हो गई थी। कल मैं खुद रिपोर्ट करने गई थी टीम नया दिन के साथ, और हम लोग फंस गए थे 3-4 जगहों पे। मुझे लगा बारिश की वजह से गाड़ी ना बह जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें ट्रैफिक जैम भी मिला और रात गए तक ये सिलसिला जारी रहा। अच्छा, इसके अलावा एक और फुटेज भी है हमारे पास में। वो मेयर साहब और गवर्नर साहब, ये लोग मिलकर चाय के ढाबे पर चले गए। चाय पराठा इन्होंने खाया था। कुछ लोगों ने कहा कि चलिए हंसने मुस्कुराने का मौका है, कोई तो है कराची में जो एंजॉय कर रहा है। और कुछ लोगों ने कहा कि ये ना इनको सूट नहीं करता जब शहर में अंधेरा है, लोग इस कदर परेशान हैं और जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। इन लोगों ने पहले से कोई तैयारी करके नहीं रखी थी। ऐसा लग रहा था कि इनको पता ही नहीं था कि बारिश होनी है। तो ऐसे में उन लोगों का बाहर जाना, फिर चाय पराठा खाना, लोगों को लगा कि ये सब फोटो सेशन का एक बहाना है। पेट की आग थोड़ी बुझाने गए थे मौसम को एंजॉय करने नहीं गए थे, फोटो शूट कराने गए थे। ऐसी तनकीद भी हुई। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि अभी भी कराची की कुछ सड़कें, कुछ शाहराएं ऐसी हैं कि जहां पर पानी नहीं हमें दिखाई दिया। कल जितनी बुरी हालत थी अभी नहीं है। खैर, बारिश होनी है, फर्स्ट हाफ है, सुबह का वक्त है, आगे देखते हैं क्या होता है। और कल ना वैसे लोगों को ना आरिफ अलवी साहब भी याद है। उस वक्त की उनकी याद आई उनकी, लेकिन जब वो सदर नहीं थे। एग्जैक्टली, अब वो सदर हैं। और हम आगे चल के दिखाएंगे आपको कि जब पहले कश्ती थी, पहले कश्ती लेकर निकले थे, तो आप क्यों नहीं। वैसे किरण यहाँ पे बड़ा एक मैं सवाल करना चाह रहा था। इमेजिन कीजिए, तो नहीं कर रहे आपसे, आपके समेत सबसे, किरण इमेजिन करें यही बारिश है, यही सिचुएशन है, सड़कों की सूरत हाल भी यही है, के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी ऐसा ही है, शहरी परेशान है। लेकिन ये 2019 नहीं, अगर 2018 होता तो क्या आज जो उस वक्त अवामी नुमाइंदे थे और आज ऐवान में बैठे हैं, क्या आज भी इसी तरह आराम से बैठे होते या बाहर निकलते? सवाल अच्छा है, इसका जवाब भी ढूंढेंगे आज। और इसके अलावा आपको सियासी गहमा गहमी के बारे में भी बता दें। PMLN अब आगे जाकर रैलीज निकालेगी, जलसे करेगी, इसकी तैयारी पूरी है। दूसरी जानिब ये भी हो रहा है कि मिलियन मार्च होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि वो भी मार्च का हिस्सा बनेंगे और इसके अलावा सियासी गहमा गहमी का हिस्सा बनेंगे। और कौमी असम्बली में जब इजहार ख्याल कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा कि जो अरकान यहाँ पर नहीं है, कैद में है, प्रोडक्शन ऑर्डर उनके जारी किए जाए। और उन्होंने इसके ऊपर ना कुछ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने बहुत सारे मामलात पर बहुत सारी तनकीद भी की। तो जनाब, क्या हम आज टॉप स्टोरीज करेंगे? बिल्कुल, टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताएंगे कि आज हम मौज़ूआत है नया दिन के पास और कौन सी शख्सियात से हम कराएंगे आपकी मुलाकात। पानी को तरसते कराची वालों के लिए बारिश की जरूरत पूरी ना हुई या बारिश जरूरत पूरी ना कर सकी, इस अहम मामले पर करेंगे बात। क्योंकि स्टोरेज का मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से बारिश का पानी जाया, जिम्मेदार है कौन? करेंगे गुफ्तगू इस अहम टॉपिक पर।
स्मार्टफोन का इस्तेमाल मोटापे का बाइस बनने लगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च में इंकिशाफ, 1060 नौजवानों की सेहत का जायजा लिया गया। माजूरी मजबूरी नहीं, क़ुव्वत समात से महरूम कराची की शाज़िया गुलजार सबके लिए मिसाल। कम क़ुव्वत समात और बहरे बच्चों को तरबियत देने लगी शाज़िया गुलजार होंगी आज नया दिन की मेहमान। कराची में इल्म का खजाना खुल गया, एक ही छत तले लाखों अंग्रेजी और उर्दू जबान में किताबें मौजूद। एक्सपो सेंटर में पहली बार 24 घंटे जारी रहने वाला कुतुब मेला जारी। नया दिन में कहेंगे खुशामदीद। और सबसे पहले अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे। रावलपिंडी में थाना रवात की हदूद में पाक फौज का तरबियती तैयारा गिर कर तबाह हो गया। इस हादसे में पाक फौज के 2 पायलट और अमले के 3 अरकान शहीद हो गए, 12 शहरी जांबहक और 12 जख्मी हुए। अब इसी सिलसिले में अपने रिपोर्टर से, अपने नुमाइंदे से भी बात कर लेते हैं। सदाकत अली हमारे साथ है। सदाकत अली, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, सारा वाक़या, और अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आप स्पॉट पर ही हैं, बताएंगे हमें इस बारे में? जी बिल्कुल किरण, ये अफसोसनाक वाक़या रात 2 बजे, 2:15 बजे के करीब ये पेश आया, जब पाक आर्मी का तरबियती तैयारा जिसमें 2 पायलटों समेत 5 अफराद जो है वह सवार थे, जैसे ही वो एविएशन बेस से उसने फ्लाई किया और चंद ही लम्हों के बाद तैयारे में जो है वो फ़नी ख़राबी पैदा होगी, जिसके बायस तैयारे की परवाज़ जो है वो नाहमवार हुई। पायलट ने भरपूर तरीके कोशिश की कि तैयारे को जो है बचाया जा सके, लेकिन फ़नी ख़राबी होने के बायस पायलट अपने मकसद में कामयाब तो ना हो सका। लेकिन उन्होंने, पायलट ने जो है वो अपनी महारत से जो शहरी आबादी थी वहाँ से तैयारे को निकाला। निजी हाउसिंग सोसाइटी से इंतहाई निचली प्रवास करते हुए जब वो कालू मोड़ा के इलाके में पहुँचा तो वहाँ पर उसने तैयारे, उनका जो तैयारा था वो क्रैश हो गया और वहाँ पर जो घर थे, 2 घर थे और 3 झोपड़ियाँ थी जिनके ऊपर वो तैयारा आकर गिरा। उसकी नोज़ जो है वो जो आग लगी, जिसके बायस तैयारे में आग भड़क उठी और आग ने जो है वो 2 घरों को और 3 झोपड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें एक ही ख़ानदान के जो है वो 13 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए, जबकि तैयारे में सवार 2 पायलट समेत 5 अफराद जो हैं वो भी शहीद हो गए और उनकी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया। इमदादी टीमें यहाँ पर जाए वक़ुआ पर फौरी तौर पर पहुँच गई। पाक आर्मी की इमदादी टीमें, जितने भी यहाँ पर ज़ख्मी थे उनको रावलपिंडी के अलाइड अस्पताल में मुंतकिल किया गया। कितने ज़ख्मी? और सदाकत अली, कितने ज़ख्मी और उनकी हालत कैसी है? किया गया है। वहाँ से अब जो डेड बॉडीज़ हैं उनको CMH मुंतकिल कर दिया गया है, ताकि वहाँ पर उनकी शनाख्त के बाद वर्षा को जो है वो उनकी मैयतें उनके हवाले की जाएँ, ताकि वो अपने आबाई इलाके में जाकर उनकी तदफीन कर सकें। और ये भी है कि जो ज़ख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद देने के लिए, बेहतर तिब्बी इमदाद देने के लिए CMH अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें 2 ख़वातीन की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जो तकरीबन 90% जो है वो जल चुकी हैं और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रावलपिंडी के DCO मोहम्मद अली रंधावा ने जाए वक़ुआ का और इसके अलावा अलाइड अस्पतालों का मुआयना किया, अमले को हदायत की, डॉक्टर्स को हदायत की कि तमाम ज़ख्मियों को जो है वो हर तरह की तिब्बी इमदाद फराम की जाए। जबकि ये इलाका जो है ये रावलपिंडी की हदूद में नहीं आता, बल्कि ये इस्लामाबाद की हदूद में है और अभी तक इस्लामाबाद की जानिब इंतज़ामिया की जानिब से ना तो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और ना ही DC इस्लामाबाद ने यहाँ का दौरा किया है और सिर्फ थाना से हालांकि पुलिस यहाँ पर मौजूद है जो जाए वक़ुआ का जायज़ा ले रही है। ताहम जो तहकीकाती टीमें हैं पाक आर्मी की और एविएशन की, उन्होंने जाए वक़ुआ से जो शवाहिद थे वो इकट्ठे कर लिए हैं और उसके बाद अपनी तहकीकात का आगाज़ कर लिया, जबकि जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स है वो भी मिल गया है और उसके बाद अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आप सर्च ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, आगे क्या आपके के सिलसिले में इस बारे में बता रहे थे। हम कुछ कोशिश करते हैं जो एनी शाहिद है उनके बारे में बात करें। एनी शाहिद के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं और जो ज़ख्मी हैं उनसे मुतालिक भी आपको बता देते हैं। कुछ गुफ्तगू उन्होंने समा से की थी, जो एनी शाहिद उन्होंने क्या देखा पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर ज़ख्मी की क्या गुफ्तगू है वो भी आपको सुनवाएंगे। बैठा हुआ था तो ये पायलट इधर गार्डन सिटी के गेट के बाहर जो उसने ना यानी कि गिराने की पहले उधर आबादी उसने बचाई है, फिर उसने चक्कर लगाया तो इधर उसने देखा कि मेरा ख्याल यही उसने किया होगा ना कि इधर आबादी नहीं है तो चलो मैं इधर गिरा देता हूँ, लेकिन फिर भी एक घर के ऊपर उसने ना यानी कि गिरा दिया। जहाज़ जो है ना डगमगा रहा था, चक्कर लगाया उसने, बहुत ज़्यादा नीचे था जहाज़। जैसे ही इधर फिर पहुंचा, पहले
थोड़ी देर पहले जो है उधर नीचे हो गया है, फिर उधर से थोड़ा उठा है, फिर इधर आगे इस जगह पे जैसे ही गिरा है तो धमाका हुआ है। धमाके के बाद जो है धुआं शुरू हो गया है, फिर उधर से गाड़ियाँ वगैरह लोग आए हैं इधर। तो 2 औरतें तो मैंने खुद निकाली हैं जो जली हुई थी, तो बाकी 4 उधर डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी जो बिल्कुल कोयला बनी हुई थी। मैंने देखा जैसे भाई ने बताया, बिल्कुल जहाज कभी उस तरफ DHA की तरफ जा रहा था, कभी इस तरफ बैरिया की तरफ आ रहा था। काफ़ी 3-4 मिनट उन्होंने कोशिश की कि बचाने की, लेकिन फिर बदकिस्मती से यहाँ पे उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की। एक गुंजान एरिया में जहाज जाके क्रैश हुआ, लेकिन फिर भी 3 से 4 घर जो है ना आग की लपेट में आए। मैं अपने टेरेस पे खड़ा था तो आई सॉ एयरप्लेन फ्लाइंग वेरी लो, बहुत नीचे फ्लाई कर रहा था। तो काफ़ी हद तक हम आगे देखते रहे उसको, बहुत नीचे फ्लाई करके गए। तो ऑल ओवर सडन अचानक फिर एक ब्लास्ट की आवाज़ आई और तब मैंने देखा एक पूरा स्मोक ऊपर आसमान की तरफ आ गया। तो मैं फिर फ़ौरन ड्राइव करके यहाँ आ गया देखने के लिए क्राइम सीन पे क्या। अभी मैं आगे से ही आ रहा हूँ तो बॉडीज़ कम्प्लीटली जल गई हैं और जो घर था वो बिल्कुल टूट चुका है। और अभी आर्मी वाले एंड एयरफोर्स वाले आए हैं रेस्क्यू के लिए। शाहिदीन ने समा को वो बताया जो उन्होंने देखा, जो ज़ख्मी, जिस तरह सदाकत बता भी रहे थे कि 2 ख़वातीन वो ज़ख्मी हैं और जो उनके घर वाले हैं उन्होंने भी समा से गुफ्तगू की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। भाई का जो है ना एक बच्चा जो है ना वो जल गया है और मेरे रिश्तेदार हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा फैमिली सर की जल गई है। तो कईयों को क्या सब्जी वो क्या कि ऐसे कि वो डेड बॉडी निकली अभी, वो बोल रहे हैं कि 17 बॉडी डेड बॉडी निकली है, वो मोबाइल पे मुझे बोल रहे हैं। मैंने जब देखा क्या है कि सर जी वो ऐसे आ रही है कि आवाज़ जैसे गाड़ी आ रही है, चल रही है घर के। तो मैंने यूँ ही दौड़ के खिड़की के पास जाके देखा तो क्या देखा है कि ऊपर आसमान से एक आग का शोला आ रहा है। तो नीचे आके जब गिरा तो फिर समझ नहीं आई ये क्या चीज़ थी। बाद में पता लगा कि नहीं जहाज। तो सारे मामले के ऊपर हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अफसोसनाक वाक़या था, इसकी तफसील क्या थी, जो लोग ज़ख्मी हुए उनके अहले खाना का क्या कहना है, किनकी हालत तशवीशनाक थी, ये सब कुछ हमने आपको बताया। आज नया दिन में हमने और बहुत सारे मौज़ूआत भी रखे हैं आपके साथ शेयर करने के लिए और कुछ खबरें भी हमने ढूंढ के निकाली हैं। मैं आपसे पूछूं अगर सवेरे सवेरे आप जागें और उसके बाद में आपकी सबसे पहले नजर पड़े कुंडली मार के बैठे हुए सांप पर, तो पहले रिएक्शन क्या होगा? हाथी अगर उसके ऊपर पड़े तो चीख मार देंगे। मैं कहता हूँ बंदा कहेगा मैं कितने नाच जावा। यही होगा एग्जैक्टली। अमेरिका के होटल में हुआ है ये। होटल में हुआ? जी अमेरिका का एक होटल, वहाँ पर एक खातून सयाह आई हुई थी। जब वो जागी, उनकी आंख खुली तो हाथ पर सांप बैठा था। कितना प्यारा ग्रीन कलर का। वैसे तो सांप आस्तीन में रहता है बाज लोगों के, लेकिन इनके हाथ पर था। पहले वो समझी कि शायद उनके शौहर ने नकली सांप रखा है उनको डराने के लिए, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें अंदाजा हो गया कि नहीं, ये मजाक नहीं है, ये तो सचमुच का सांप है। फिर अपनी फेसबुक पोस्ट में बेलिंडा ने ये भी लिखा कि होटल का अमला बहुत अच्छा था, उनके इस सिलसिले में बहुत मदद की, सांस बहाल करने के लिए जूस भी पेश किया। किसकी मदद की? सांप को अंदर पहुंचने में। अब पूछना पड़ेगा निकालने के लिए सांप को अंदर पहुंचाने के लिए मदद किसने की थी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। चलिए जर्मनी से एक खबर शामिल करते हैं। वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और कुछ नुमाइंदे हैं जो बहुत एक्टिव हैं, और उसमें से एक नुमाइंदा वो 100-year-old वेमेन है। इमेजिन 100 साला उन खातून, और वो घर घर जा रही हैं, वोट मांग रही हैं, इरादे उनके बड़े मजबूत हैं और वो कहती हैं कि मैं तो दादी नानी भी नहीं है ये, पर दादी पर नानी। और वो कहते हैं मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे खिदमत करनी है। और वो जो उनका आबाई इलाका है वहाँ से बल्दियाती इंतखाबात की अपनी मुहिम का उन्होंने आगाज़ किया और अपने हक में वोट के हुसूल के लिए खुद जा रही हैं डोर टू डोर और जाके कह रही हैं कि आप मुझे वोट करें। और वो ये कहती हैं कि जब उन्होंने ये फैसला किया कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन आज जब वो खुद डोर टू डोर अपनी कैंपेन रन कर रही हैं तो लोग अब उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। लोग शायद आप उम्मीद करें कि ये समझती हैं इशूज़ को, 100 साल के इशू को सॉल्व करने की सलाहियत भी है। भाई सिर्फ दिमाग ही नहीं, उम्र के इस हिस्से में वापस आ जाएं। हाँ जी, उम्र के इस हिस्से में इनके पास दिमाग है, और जिन खातून की मैं बात करूंगी उनके पास तो दिल बहुत बड़ा है। उम्र कुछ नहीं भैया, दिल जवान होना चाहिए, अज़्म जवान होना चाहिए। अमेरिका में पोती की शादी का मौका दादी अम्मा ने खूब धमाल डाला। जबरदस्त। तो इसके कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। अच्छा किरण, ये फ्लावर गर्ल बनी थी वैसे, लेकिन छोटी छोटी बेबीज होती हैं, लेकिन ये बड़ा नया ट्रेंड था, इसलिए मुझे लग ही रहा है किरण
कि दुल्हा दुल्हन के बजाय ना ज़्यादा पिक्चर्स इनकी होंगी, ज़्यादा फोकस में ये रही होंगी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और वाकई ऐसा हुआ कि दुल्हा दुल्हन को छोड़कर सब खुश कितनी है। और इंटरेस्टिंगली वो ये कहती हैं कि वो चाहती थी कि उनकी जब शादी हुई थी ना वो भी ऐसे ही धूमधाम से हो, लेकिन क्योंकि उस वक्त उतने धूमधाम से नहीं हुई थी तो जो कसर रह गई थी वो अब करें, वो इसलिए इतना एंजॉय कर रही हैं इस शादी के मौके पर। चलिए वापस आ जाएं कराची और कराची की बात करते हैं, क्योंकि कराची में 15 घंटे की हुई लगातार बारिश और उसके बाद क्या सिचुएशन। किरण ने जैसे आपको बताया था, किरण क्योंकि खुद कल जहां गई शूट करने के लिए वहां पहुंचना मुश्किल, वहां से वापस आना मुश्किल, और जो कहीं पर भी गया उसके लिए वहां पर पहुंचना फिर वहां से वापस आना मुश्किल होता गया। और वापस आने के बाद मुश्किल खत्म नहीं हुई, घर के अंदर जाते हैं तो लाइट नहीं होती है, फिर आप कहते हैं अब दोबारा बाहर जाएं तो वहां पानी होता है। यानी कि पहले घर से निकलना मुश्किल, उसके बाद दफ्तर पहुंचना मुश्किल, छुट्टी के बाद वहां से वापस घर पहुंचना मुश्किल, और घर पहुंचने के बाद एक और बार मुश्किल क्योंकि घर पे लाइट नहीं है। लाइट नहीं। अच्छा किरण, इसमें ना के इलेक्ट्रिक ने कल पोस्ट किया, उन्होंने अपडेट किया कि कुछ इलाकों में लाइट इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए हम लाइट नहीं दे रहे, सेफ्टी के लिए। और कुछ हादसा रिपोर्ट हुए भी मुख्तलिफ इलाकों में, करंट लगने के जो रिपोर्ट हुए हैं, 2 बच्चों समेत 8 अफराद हैं जो कि जाँ बहक हुए हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिएगा इससे मुतालिक भी। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ 15 घंटे से ज़ायद होने वाली बारिश के बाद सूरत हाल ऐसी है कि शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त भी जो है तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। चाराहों से जो है पानी नहीं निकाला जा सका है, ताहम चारा फैसल और एमएजीना रोड से जो है पानी निकाल दिया गया है। लेकिन लियाकताबाद की बात करें, गुज्जर नाले की बात करें, जहाँ लोग जो है घरों में महसूर होकर रह गए हैं, पना गुज़ीन बन गए हैं, लेकिन वहाँ से अब तक ज़िले इंतज़ामिया की जाने से पानी नहीं निकाला जा सका है। मैं इस वक्त लाइट हाउस पर मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन रिजवान अगर आपको दिखा सके तो आपको नज़र आएगा कि ये वो गली है जहाँ पर ताजिर यहाँ पर काम करते हैं। ये मसरूफ़ चारा है, यहाँ पर जो है दुकानें भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये केएमसी के हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने मौजूद है। और जब केएमसी के हेड ऑफिस के सामने पानी नहीं निकाला जा सका है तो आप सोच सकते हैं कि शहर की सूरत हाल क्या होगी। कई फीट पानी जो है शहर में खड़ा हुआ है। गो के जो है अमला काम कर रहा है, लेकिन उनका काम जो है ना सिर्फ नाकाफ़ी है बल्कि शहरी इतने गुस्से में है। उनका कहना है कि बल्दियाती इदारों को पहले ही कह दिया गया था कि बारिश होगी, लेकिन उन्होंने कोई तैयारी नहीं की और शहरी खासे परेशान हैं। और उनका ये कहना है कि आज भी जो है महकमा मौसमियात की जाने से मूसलाधार बारिश की पेशन गोई की गई है। अगर आज भी बारिश हो जाती है तो क्या होगा। जी ठीक है, शाहनवाज अली कादरी हमें अपडेट कर रहे थे आप इस सिलसिले में। कराची में जो रात भर बारिश हुई उसके बाद एक बार फिर अब मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। अब सुपर हाईवे हो, गुलशन इकबाल हो या फिर मलिर, यहाँ रास्ते में बादल बरस रहे हैं। फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल, कहाँ पर हो रही है बारिश, और सिंध के मुख्तलिफ इलाके, यहाँ से भी कुछ ऐसे ही अपडेट्स हैं। अपने नुमाइंदे से बात करें क्या इस सिलसिले में? साउद बिन मुर्तजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साउद, आपसे भी हम बात करेंगे, लेकिन जरा मनाजिर भी दिखा देते हैं। अब आप मुझे जो है ना वो मनाजिर भी दिखाएं कराची के, और इसके अलावा मुझे जरा सिंध के ना मुख्तलिफ इलाके भी बता दें कि जहाँ पर हुई बारिश। ठट्ठा, बदीन, टंडोला, यार किरण, ये तो 4 वो इलाके जहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई है। और वैसे कराची में सबसे ज्यादा बारिश 2 इलाकों में हुई, सुरजानी और सदर। और यहाँ की मुश्किलात भी बहुत थी। उन इलाकों की, खासतौर पर सुरजानी, नॉर्थ नाजिमाबाद, यहाँ पर लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हमने कराची के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बता दिया। साउद बिन मुर्तजा से कोशिश करें बात करने की। किरण, उनसे बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम जरा आगे बढ़ते हुए ना ट्रैफिक पुलिस का भी जिक्र करें। किरण, मुझे आप भी बताएं, जब आप भी कल गई एक्सपो सेंटर और पूरा रास्ता आपने भी देखा होगा, जो निज़ामे ज़िंदगी हम कहते हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम ट्रैफिक के निज़ाम की बात करें, हम कहते हैं कि बारिश के बाद मसाइल के बाद वो दरहम बरहम हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कितने एक्टिव आपको कल दिखाई दिए? देखिए, पूरा डिपार्टमेंट छोड़ दें, एक शख्स हावी रहा। मैं ऐसी खबर ढूंढ कर लाई। जब बारिश में आप मुश्किल में होते हैं तो कम लोग आकर आपका सहारा बनते हैं, कम लोग आकर आपको परेशानी से निकालते हैं। कराची में एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान बड़े बेहतरीन अंदाज में, बड़े अज़्म से अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे, और सिर्फ ड्यूटी अंजाम नहीं दी, उन्होंने आगे बढ़कर काम किया। एहलकारों ने न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा बल्कि बारिश के दौरान फंसे शहरियों की मदद भी की। तो मुझे तो ये वाली फुटेज समझ में आई थी। इनके अलावा भी वैसे लोग थे, आप ठीक कह रहे थे किरण। वाकई बहुत सी जगह पर जिस ठीक है, ज़ाहिर है ट्रैफिक ज़्यादा थी, लोग बाहर निकले हुए थे, मसाइल ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की जा रही थी कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर रहे।
चलिए अभी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं अपने अहम मौजू के साथ। रहिए नया दिन के साथ। हासिल है ब्रेक के बाद। कराची में एक बारिश आती है, वो एक दिन गुजरता है और वो बहुत सारी कहानियाँ ऐसा लगता है कि लिख के चला गया। कहीं परेशानी, कहीं दोस्ती, कहीं हंसना मुस्कुराना और कहीं पर बहुत दिनों के लिए रोना धोना। मैं परेशानी ही की बात कर रही हूँ। कराची में मुसलसल बरसात हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ, गुज्जर नाला बिफर गया। जो इलाका मकीन थे ऐसा लगा कि वो पनाह गुज़ीन बन गए। बच्चों की बात करें किरण, तो बच्चों को स्कूल में ठहराया गया है क्योंकि जाहिर है बच्चों को सेफ करना सबसे पहले हमारी कोशिश भी यही होती है। खाने का मसला है और अगर रिहायशी लोगों की बात करें तो वो अपनी जब रुदात सुनाते हैं, जब मुश्किलात का तस्करा करते हैं तो वो रोए बगैर नहीं रह पाते, आंसू छलक पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ज़रा दोबारा वो सवाल उठाते हैं। गुज़श्ता साल गुज्जर नाला, यहाँ पर आपने देखा जब सिचुएशन ख़राब हुई थी तो आरिफ अलवी साहब आए थे, कश्ती लेकर आए थे लोगों को हेल्प करने के लिए। तब उम्मीदवार थे इसलिए बहुत एक्टिव थे। आज सदर हैं तो आज क्यों ना आए, और वो तमाम उम्मीदवार जो उस वक्त उम्मीदवार थे आज अवामी नुमाइंदे हैं, वो आखिर कहाँ हैं। आमिर मजीद ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। बहुत बेबस, बहुत परेशान हम लोग, कुछ नहीं कहा जा रहा। ये कैसी गफलत है, आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या गुजर नाले के करीब रहना इन लोगों के लिए जुर्म बन गया? गुजर नाले गए तो उसका ये मकसद नहीं है कि हमें जीने का कोई हक नहीं है, हमें भी जीने दो। खुदारा हुकूमत से सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, समा टीम का एहसान है कि इस इलाके के अंदर आई, वरना कोई मीडिया अब तक पहुंची भी नहीं, कोई मीडिया अब तक पहुंची भी नहीं। लोग चीखते रहे, समाज दिखाता रहा, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं ना रेंगी। कराची में बारिश हुई तो गुज्जर नाला बिफर गया, मकानात नाले के पानी में डूब गए। सारा सामान किसी के घरों में रखवा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, स्कूलों में जाके पनाह ले रहे हैं, बच्चे स्कूलों में जाके पढ़े हुए। हमारे खाने पीने की अलग परेशानी हो रही है, मोहताजों की तरह वहाँ हम लोग लंगर खा रहे हैं जाकर के। मकीनों ने अपने बच्चों को स्कूल में ठहरा दिया, लंगर खाकर गुजारा कर रहे हैं। याद आया 2017 में यही सूरत हाल हुई थी तो आरिफ अलवी कश्ती लिए चले आए थे, सवाब समझकर लोगों की मदद कर रहे थे। हुकूमत गायब हो और हम निकल कर काम कर रहे हो तो हमें तो सवाब का काम है, मगर हुकूमत हमसे कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है अगर ये चोरी न करे। लेकिन आज सवाब क्यों न कमाया? सदर साहब जो अलवी साहब पहले आ रहे थे, जब तक सदर नहीं बने थे, अब जब से सदर बने हम तो कभी कभी टीवी में देख लेते। सदर साहब का तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ है। आरिफ अलवी साहब को ये हाथ जोड़ के बोलते हैं कि सर कराची पे रहम करें। क्यों आरिफ अलवी आज कश्ती लिए इस गुजर नाले में मदद को ना आए? क्या इसीलिए कि आज वो खुद इख्तिदार की कश्ती में सवार हो चुके हैं? सिर्फ सदर साहब नहीं, कराची के शहरी हर उस शख्स को ढूंढ रहे हैं जिसको पिछले इलेक्शन में वोट दिया, जिन नुमाइंदों को, जिन लोगों को उनसे पिछले इलेक्शन से वोट दिया। और सिर्फ कराची की बात क्यों की जाए भला, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इसी किस्म की सूरत हाल है तो सिंध के दीगर शहरों की भी बात करते हैं। हैदराबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, घुटनों से ऊपर अगर कहा जाए कि पानी जमा था तो गलत ना होगा। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों तक कराची का समा बना रहा, यानी यहाँ पर बिजली की फराहमी कई घंटों तक मुअत्तल रही और शहरियों की परेशानी को बढ़ाती रही। पवन कुमार ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद डूब गया। अलमदार चौक, नसीम नगर, ओल्ड वैदत कॉलोनी, अब्दुल्ला टाउन, लतीफाबाद और हुसैनाबाद में कई फीट पानी जमा हो गया। घरों में बारिश का पानी भरने से मकीन परेशान। दिन तो गुजर गया मगर रात कैसे गुजरेगी? हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद का सागर परेशान, जाए तो जाए कहाँ? से पानी बहुत ज़्यादा है, हम खाने पीने के लिए परेशान हो गए, सोने के लिए परेशान हो गए, हर चीज़ में हमें मसला हो रहा है। कई घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। बहुत परेशानी है, बच्चे हैं, हर कोई बच्चों के साथ यहाँ पे रहता है, कोई यहाँ पे अभी कैसे सोएगा? कोई हुकूमत का इंतजाम ही नहीं है। यहाँ पे ड्रेनेज सारा देखें यहाँ पे फुल हो गया है। सुबह 3 बजे से यानी कि ये हालत चल रही है हमारी कि हम लोग जो है वो UPS भी जवाब दे गए। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। पवन कुमार, समा, हैदराबाद।
हैदराबाद से वापस आते हैं, कराची और मवेशी मंडी आपको ले चलते हैं। मवेशी मंडी की सूरत हाल है क्या? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब बारिश हुई तो उसके बाद जो भी ब्लॉक्स हैं वहाँ पर, वो वीआईपी ब्लॉक हों, वो जनरल ब्लॉक्स हों, कीचड़ सैलाब की सी सूरत हाल है। वहाँ जाना मुश्किल, वहाँ पर जो जानवर मौजूद हैं वो भी इस वक्त मुश्किल में है। लेकिन अगर व्यापारियों की बात करें तो वो कहते हैं कि हम दाम कम नहीं करेंगे, जो रेट तय किया उसी पर हम जानवर देंगे। सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे वहीं पर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सऊद, सबसे पहले मुझे मवेशी मंडी की सूरत हाल से मुतालिक बता दें, तमाम ब्लॉक्स एक मंजर पेश कर रहे हैं और क्या यहाँ से मवेशियों को किसी सूखा कुछ ड्राई एरिया वहां पर मूव किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, कल पूरा दिन ही बारिश होती रही, उसके बाद आज भी सुबह से मंडी में भी वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ सैलाबी सूरत हाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गई है। कैमरामैन कामरानुद्दीन अगर आपको दिखाएं कि हम मेरे पीछे वाला हिस्सा मौजूद है जहाँ पर वीआईपी हिस्से में ये आता है और यहाँ पर जानवर भी मौजूद हैं और उसके साथ कीचड़ और गंदा जो पानी जमा हो जाता है वो मौजूद है, जिसकी वजह से व्यापारियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसके साथ वो लोग मुश्किलात का सामना करते हैं जो यहाँ पर जानवर ख़रीदने के लिए आते हैं। सुबह का वक्त है, वर्किंग डे है, रश नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन कीचड़ बहुत ज़्यादा है, व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। और ओवरऑल अगर मंडी की सूरत हाल की बात की जाए तो मंडी में, क्योंकि पूरी मंडी में इसी तरह की सड़कें हैं मट्टी वाली, तो वहाँ पर तकरीबन हर सड़क पर ही कीचड़ जमा है, व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात गए तक तो बारिश थी, लेकिन अब बारिश क्योंकि थम चुकी है, फ़िलहाल वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला हो रहा है, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो उनका टेंट है या जो जहाँ पर उनके जानवर बंधे हैं उस जगह को साफ़ करें, क्योंकि जब शहरी आएँ तो उनका जानवर देख सकें आसानी से, क्योंकि जहाँ जानवर बंधे हैं वहीं पर कीचड़ भी मौजूद है, उसकी वजह से जानवर खरीदने आने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साउथ ये भी बता दें, जो कीमत से मुतालिक अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अगर मौसम ख़राब हो, बारिश हो जाए तो कीमत पे असर पड़ता है, ऐसा कुछ है? आपने कुछ देखा ऐसे? शेब, कराची में यही होता रहा है कि जब भी बारिश होती है तो लोग सबसे ज़्यादा रुख करते हैं मवेशी मंडी का, ताकि उनको कम कीमतों पर जानवर मिल जाए, वो ख़रीदारी कर सके। लेकिन इस दफ़ा ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लगता नहीं है कि कीमतें गिरेंगी। व्यापारी ख़ुद भी कहते हैं कि वापस ले जाएंगे अपने जानवरों को, लेकिन सस्ते दामों को उन पर नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनके जानवर बंधे हुए हैं, सही हैं और बाद भी सूरत हाल उनके लिहाज से बेहतर है। तो उनकी यही कोशिश है कि जिस दाम पर वो बेचना चाह रहे थे बारिश से पहले भी, उसी दाम पर वो बेचेंगे। और अब ऐसा नज़र नहीं आ रहा कहीं कि कीमतों में कोई सच फ़र्क पड़ा हो जिस पर हम ये कह सकें कि बारिश के बाद कीमतें गिर गई हैं मंडी में, क्योंकि जानवर एक बड़ी तादाद में अब भी मौजूद हैं। अभी थोड़ा सा वक्त भी है ईद में, तो कीमतें इस तरह से गिरी नहीं हैं। जो कि तू कीमतें हैं, व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको परेशानी का सामना ज़रूर होता है और हुआ है। रात से जो बारिश हुई है, कल भी जो बारिश हुई है, कीचड़ हुई है, लेकिन ताहाल जो उनकी जो कीमतें हैं उसमें वो कहते हैं कि कमी नहीं की जाएगी, ना कोई ऐसा कमी आई है। बारिश की वजह से उनकी मुश्किलात थोड़ी सी बढ़ी हैं, लेकिन पैसे जो हैं उसमें कमी नहीं आई है। उसमें शहरी भी जो आ रहे हैं वो भी इसी तरह देख रहे हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, आगे चले जाते हैं, तो इसलिए अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, सुबह का वक्त है। लेकिन जिस तरह से रश बढ़ता भी है तो ऐसा नहीं मालूम होता कि कीमतें गिरेंगी। ठीक है, व्यापारियों ने साफ कह दिया है कि जानवर सस्ता नहीं होगा। सऊद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, और सवाल तो ये भी है कि कितनी जल्दी ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि इन जानवरों के लिए थोड़ा सा साफ़ सुथरा स्पेस उसको क्रिएट किया जाए कि वो उनको भी ठीक तरह से रखा जा सके, क्योंकि कुर्बानी का जानवर है और इससे एक मुसलमान को बहुत प्यार होता है। बहरहाल ये खबर भी है कि कराची में जो बारिश हुई थी ना, वो थी नहीं, हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी है। और कहा था किरण, हमने तो बताया था ये 2 दिन बारिश होनी है, जवाद मेमन साहब ने बताया था। तो चलते हैं जरा शहरबानो अवान जो कि स्टूडियो से उठ के पहुंच चुके हैं टेरेस पर और वहां से मौसम एंजॉय कर रही हैं। तो शहरबानो, मुझे पता था। हाँ, हमें पता था आप टेरेस चली जाएंगी। और वैसे भी अगर कोई पंजाब से आया तो वैसे भी बारिश को तरस रहा होता है। तो आप इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं, ये बताइएगा। बिल्कुल शुएब, ऐसा ही है कि बारिश शुरू हो गई है। इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश का कहा गया है कि मंगल तक जारी रहेगी महकमा मौसमियात की जानिब से, लेकिन सुबह से बारिश रुकी हुई थी। कहीं कहीं खुशी भी हो रही थी क्योंकि बहुत सी मुश्किलात का शहरियों का सामना करना पड़ा बारिश की वजह से। कल बहुत तेज़ जो है बारिश हुई, मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत से इलाकों में पानी जमा हो गया, तालाब का मंजर पेश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बारिश की खुशी है, क्योंकि शहरी कराची के जो रहने वाले हैं उनको इस तरह का मौसम बहुत मुश्किल से मिलता है। और ख़ास तौर पे हम जैसे लोग जो पंजाब से आए होते हैं वो तो इंतज़ार कर रहे होते हैं यार बारिश हो और हम इंजॉय करें। लेकिन एक मसला है कि जब आप जॉब पे होते हैं तो आप उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते। बहुत से लोग इस वक्त जॉब पे होंगे, बहुत से लोग कॉलेजेस में, स्कूल में होंगे,
खैर नहीं शहबानो, स्कूल को छुट्टी दे दी है, छुट्टी दे दी है। हाँ ये है, स्कूल को छुट्टियां दे दी गई लेकिन बारिश, लेकिन अगर आप चाह रही हैं आपको छुट्टी मिले तो ऐसा मत सोचिए, आपके स्कूल में ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन आप लोग, मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ऊपर आए, एंजॉय करें। बहुत प्यारा मौसम है और हवा बहुत तेज चल रही है। अभी बारिश हल्की है, बूंदाबांदी है और फिर भी आपने छतरी रखी हुई है, इतना एंजॉय कर रही हैं, इतना वेट कर रही थी बारिश, तो छतरी हटाए ना जरा फिर। और बादे बाहर भी है, छतरी यहाँ पे कहने में मैं हटा देती हूँ, लेकिन उसकी वजह यह है कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे और मुझे 12 बजे का बुलेटिन भी करना है। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा था कि आपने हटा के साइड पर रख देनी है, 1-2 सेकंड के लिए हटाने का कहा था शहरवानों। तो कराची के जो रहने वाले हैं वो बारिश का इंतज़ार करते हैं, इस तरह के मौसम का बहुत इंतज़ार किया जाता है, लेकिन दुआ ये है कि ये बारिश हमारे लिए, हम सब के लिए रहमत भरी बारिश हो और खुशियाँ लेकर आए। और इस तरह का मौसम जो होता है तो दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है और हर किसी का दिल करता है कि आउटिंग पे निकले, कोई सी व्यू जाता है और बाकी लोग जो घरों में मौजूद हैं वो अपने छतों पर चढ़ के मौसम को एंजॉय करते हैं। तो आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगी कि जब आप अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर लें तो टेरेस पे आएँ और इस मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। शहरबानो हमें बता रही थी और एंजॉय भी कर रही थी मौसम, और जो कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं ना वहाँ पर बारिश शुरू हुई है, ये तो हम बता ही रहे हैं। गुलशन इकबाल सुपर हाईवे, मलिर, फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल, यहाँ पर दोबारा बारिश शुरू हो गई है। तो आज कितनी बारिश होगी, कोशिश करते हैं इस सिलसिले में जान सके। हमारे साथ है मेट्रोलॉजिस्ट जवाद मेमन। जवाद, कैसे हैं आप? कल आपने कहा था जितनी बारिश होगी उतनी हुई है, और आज क्या हिसाब किताब रहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब कैसे हैं? जी कल के हिसाब से अगर बारिश का देखा जाए तो जितनी बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उतनी हुई है, इनफैक्ट उससे कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है अब तक। और अगर आज के हवाले से बात की जाए तो आज भी सारा दिन इसी तरीके से जो है वो ऑन ऑफ बारिश का सिलसिला जो है चलता रहेगा। अच्छा जवाद, ये भी बताएं जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है वो इस वक्त कराची के ऊपर तो नहीं है, ऐसा ही है? थोड़ा सा साइड पर है ये इस वक्त कराची के बिल्कुल टॉप पर तो नहीं है, ये इस वक्त जो है बदीन ठट्टा रीजन के ऊपर मौजूद है, इसका जो मेन कोर है, और इसकी वजह से जो है आज भी सारा दिन जो है वो कराची के ऊपर और कराची के आसपास अच्छे बादल बनते रहेंगे और इसी तरीके से तेज बारिश होती रहेगी। और फिगर अगर शेयर कर सकें, जैसा कल आपने प्रेडिक्ट किया 50 मिलीमीटर मोरलेस उतनी हुई, तो आज भी 60 हो गई, आज भी या थोड़ी ज्यादा हो गई? बात नहीं, आज भी तकरीबन जो है इसी तरीके से कम 10 मिलीमीटर बारिश जो है वो शहर के मुख्तलिफ एरियाज में जो है वो होती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा ये तकरीबन 70 से 80 मिलीमीटर। जवाब प्लीज एक बार फिर बता दीजिएगा, कितना आपने बताया, कितना एक्सपेक्टेड है? कम से कम 40 से 50 मिलीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 मिलीमीटर कराची के डिफरेंट एरियाज। यानी ये तो कल जैसा ही होगा। तो कराची से जरा आप सिंध के दीगर शहरों में भी जाएं और वहाँ से मुतालिक भी ज़रा बताएं, क्योंकि ठट्ठा, बदीन, ये तो चलो कराची के बिल्कुल साथ, लेकिन उसके आगे टंडोला यार, हैदराबाद, जामशोरो, यहाँ की सिचुएशन कैसी है? यहाँ पर भी आज वैसी ही बारिश है जैसी गुज़श्ता रोज़ थी, क्योंकि वो कराची से बहरहाल ज़्यादा थी। जी बिल्कुल, कराची से हैदराबाद की अगर बात की जाए तो तकरीबन कराची से तो वो 3 गुना ज़्यादा वहाँ बारिश हुई। लेकिन आज की अगर इन एरियाज के लिए हवाले से बात की जाए तो सिस्टम जो है वो क्योंकि थोड़ा सा वो नीचे साउथवर्ड मजीद स्कर्ट कर गया है, इस वजह से इन एरियाज में बारिश तो होगी, लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरीके से बारिश हो रही थी वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी। और जवाद, जो कराची की बारिश से मुतालिक पहले बता रहे थे, मुझे ये बताएंगे जो सिस्टम है कब तक रहेगा ऐसे? कल सुबह तक? ये सिस्टम आज शाम से जो है वो थोड़े बहुत उसकी इंटेंसिटी में कमी आती चली जाएगी, थोड़ा वीक होता चला जाएगा और कल सुबह दोपहर तक जो है इसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। लेकिन ऑन ऑफ बारिश हल्की फुल्की वो कल भी चलेगी कराची और उसके आसपास के एरिया। गर्मी से तो हमारी जान छूट गई है ना? प्लीज बताएं। गर्मी से बिल्कुल छूट गई है। इस वक्त कराची का टेम्परेचर जो है वो काफी हद तक अच्छा है, अंडर 30 डिग्री है और कल भी तकरीबन इसी तरीके से रहे। थैंक यू जवाद, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। आपने कहा कि 40 का फिगर आपने रखा कि इतना हो सकता है, तो देखते हैं। वैसे कल इतनी बारिश नहीं होगी, कल ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, ये भी उन्होंने हमें बताया। शहरबानो टेरेस से हमारे साथ थी, बाहर थी वो, और जवाद हमको बता रहे थे इस सिलसिले में। तो भाई आप दोनों का बेहद शुक्रिया। बारिश ही की बात होगी, कहाँ क्या हो गया ये आपको बताएंगे। आपने सुना होगा गई भैंस पानी में, हुआ ऐसा ही हुआ। कराची नॉर्दर्न बाईपास खोजा कॉलोनी, यहाँ पर ज़रा सी बारिश हुई और डेयरी फार्मर्स परेशान हो गए।
बारिश के बाद भैंसें डूब गईं। खोजा कॉलोनी डेयरी फार्मर्स हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर हैं, कहते हैं कोई पुरसाने हल नहीं। महकमा लाइव स्टॉक और दीगर जिम्मेदार महकमा जात नोटिस लें, ऐसा भी उन्होंने कहा है। हम शुरू की बात कर लेते हैं। यहाँ बारिश तो गुज़िश्ता रात से नहीं थमी, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली शहरियों के लिए ज़हमत का बायस बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा है और इसी के ऊपर अपडेट करेंगी हमारे नुमाइंदा रहबा खान। बिल्कुल मानसून का सिस्टम अपना असर दिखा रहा है। जामशोरों में गुज़िश्ता रात गरज चमक के साथ शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। मैं आपको बताऊं कि जामशोरों के इलाके सेवन, भान सईदाबाद, कोटरी और दीगर इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जामशोरों में गुज़िश्ता 24 घंटे से कारोबारी व दीगर सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए ज़िले इंतज़ामिया के इंतज़ामात की, तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंतज़ामात नहीं किए गए हैं, जिसका पोल घरों में खड़े हुए पानी और सड़कों पे जमा हुए पानी ने खोल दिया है। राहबा, आप हमें अपडेट कर रही थी जामशोरों से। अब जरा बढ़ते हैं आगे। बारिश की बात तो हम कर रहे हैं, आगे चलकर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन आज का एक और अहम मौजू और वो है मोबाइल फ़ोन से मुताल्लिक। मोबाइल फ़ोन जिस पे हम ज़्यादा बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि उससे होने वाले मसले बड़े हैं, लेकिन एक नया मसला आइडेंटिफाई हुआ है। और वो क्या है? वो है मोटापा। नहीं करें, कहने को ये स्मार्टफोन है, लेकिन आपको ये मोटा कर रहा है। कैसे? अगर आप ज्यादा फोन यूज करते हैं तो आपका वजन बढ़ता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जिससे मालूम हुआ है कि वो नौजवान जो रोजाना 5 घंटे या इससे ज्यादा वक्त के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। वैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तहकीक है, 1060 नौजवानों ने स्मार्टफोन के इस्तेमाल और उनकी जिस्मानी सेहत का ताल्लुक, इस सब का जायजा लिया गया, इन सब के रूटीन को देखा गया और स्टडी से ये साबित हुआ कि औसतन 19 साल की 700 लड़कियां, जबकि औसतन 20 साल की उम्र वाले 360 लड़के, ये जो है ना, ये भी इसमें मुतासर हुए हैं। इनके रोज़मर्रा मामूलात, इनको भी देखा गया। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के बारे में तफसीली सवालनामा इनसे भरवाया गया था और इसके साथ साथ ही ना इनमें सेहत की मजमूई कैफियत और मोटापा, इस सब का मुआयना किया गया। उसी से ये सब सामने आया। नौजवान, ये तमाम नौजवान जो थे ना, ये मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे और बोलिविया यूनिवर्सिटी में हेल्थ साइंस फैकल्टी के तालिब इल्म थे कि जो रिसर्च भी कर रहे थे। तो भाई बड़ी बात यह कि इस रिसर्च ने यह बताया है कि मोबाइल फोन आपको मोटा भी करता है। इस पर बात करते हैं पिम्स अस्पताल से। डॉक्टर समीना हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर समीना, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर समीना, मोबाइल फ़ोन का ये जो मसला है, यानी मोटापा, ये कोई नई रिसर्च है या आपने देखी है, आपने पढ़ा है इस रिसर्च से मुताल्लिक? जी, इस रिसर्च के देखें, आपके लिए तो मोबाइल फ़ोन एक नई रिसर्च है, लेकिन टीवी चूँकि सीडेंट्री लाइफ यानी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी के साथ बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, जिससे ये पता चला है कि लोग मोटापे का शिकार होते हैं जब टीवी के सामने बैठते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इसी तरीके से 43% उन लोगों में रिस्क बढ़ जाता है मोटापे का जो लोग 5 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, और उनमें 2 गुना इस चीज़ की तलब बढ़ जाती है कि वो मीठा, शुगरी चीज़ें, फ़ास्ट फूड, इस तरह की चीज़ें खाएं। ना सिर्फ मोटापा, बहुत सारी और चीज़ें भी इस से अफेक्ट हो रही हैं। और पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट के अंदर ये एक परेशानी इसलिए है कि 64% पीपल आर लेस दैन 30 ईयर्स, जिसमें से कि 35% 14 साल की उम्र से नीचे हैं। अब हमारे यहाँ अक्सर आप देखा होगा, माएँ जो हैं वो बैठी होती हैं, बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल सामने रखा होता है और वो खाना खा रहे होते हैं। तो छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी और बहुत देर से बोलना, मोटापे का शिकार होना, तो ये सारे जो अलामात हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रही हैं। ये सारे पहलू हैं, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। मैं ना पर्टिकुलरली कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च के बारे में जानना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि 5 घंटे या इससे ज़्यादा, मुझे अगर आप ये समझा सकें, हमारे देखने वालों को ये समझा सकें, 5 घंटे स्मार्टफोन उसका इस्तेमाल आपको मोटा कर देगा, ये कितनी खतरनाक बात है और ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि इंसानी दिमाग है वो पहले पूछते हैं, अच्छा 5 घंटे इस्तेमाल किया तो मोटे हो जाएंगे, कैसे? देखिए, 5 घंटे से मुराद ये है कि आप 12 घंटे जागते हैं दिन में,
आपने 5 घंटे के लिए अगर आप बैठे रहे, टेक्सटिंग करते रहे, इधर उधर, फिजिकल एक्टिविटी इंसान को जिस तरह अल्लाह की ज़ात ने बनाया है वो इसी तरह के आप बैठे बैठे आपका वज़न इंक्रीज होगा और बैठे बैठे ही आप खाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो है कि जितनी भी फूड की इंडस्ट्री है वो टारगेट करती है थ्रू एप्स, मोबाइल ऐप्स के ज़रिए से, और उसी पे इश्तिहार आते हैं, तो बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं इस बात को कि वो ऑर्डर भी करें फूड आइटम्स, और फास्ट फूड चूँकि खाते हैं तो उस तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप 5 घंटे तक ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो शुगर इस्तेमाल होती है, दिमाग इस्तेमाल होने के लिए आपको शुगर की ज़रूरत होती है। तो जब आप उसके ऊपर बैठे रहते हैं, एक तो आपको वक्त का ख्याल नहीं रहता, इतने लंबे टाइम बैठने की वजह से, जी इतने लंबे टाइम बैठने की वजह से आप उस पे शुगर तो आपका इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको भूख भी जल्दी लगती है। आप बैठे बैठे खाते हैं और बैठे बैठे ही सब कुछ कर रहे होते हैं, आप अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी नहीं दे रहे होते, चैलेंज नहीं कर रहे होते, तो जो बॉडी भी बहुत ज़्यादा देर तक सीडेंट्री लाइफ का शिकार होगी वो मोटापा की तरफ ज़्यादा जाएगी, और मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है जिसमें शुगर, हार्ट डिजीजेज और वो। यानी डॉक्टर समीना, ये तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें, सिर्फ मोबाइल फोन का नहीं, क्योंकि अगर हम जी 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 क्योंकि अगर हम आप बिल्कुल ठीक करें, जी प्लीज। अच्छा शुएब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, सीडेंट्री लाइफ एक बहुत बड़ा ख़तरा है हमारे लिए, यानी ज़्यादातर बैठे रहना। नई रिसर्चर्स के मुताबिक ये आया है कि 1 घंटे में कम से कम 30 मिनट आपको खड़े हो के काम करना चाहिए, 30 मिनट से ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए, वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। इससे आपका ये जो स्केलेटल है, जो बोनी आपका वो है, उसके ऊपर वो होता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपके मसल काम नहीं कर रहे होते तो वो सुकड़ जाते हैं और फैट अपनी जगह ज़्यादा ले लेती है। तो ये एक विशियस साइकिल है जो कि नई नस्ल इसका शिकार हो सकती है और हम ज़्यादा परेशान हैं इस बात के लिए, इसके लिए तशवीश है। बात मुकम्मल करें डॉक्टर समीना, और थोड़ा सा हमको ना एक नया दिन देखने वाले को थोड़ा सा हेल्प करें, क्योंकि स्मार्टफोन तर्क नहीं किया जा सकता, इसको यूज़ करना पड़ेगा आपको कनेक्ट रहने के लिए। वो आप मैनेज करें वो एक अलग बात है। तो मुझे ज़रा ना कम से कम 6 घंटे की रूटीन ऐसी बताइए कि जिसमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी आ जाए, जिसमें थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी आ जाए, और साथ में ये भी बता दें कि इस 6 घंटे अगर मैंने इस तरह से मैनेज कर लिए तो फिर कितनी चीज़ें मैंने कट डाउन कर दी, कितने सारे रिस्क मैंने कट डाउन कर दिए, इफ़ पॉसिबल। जी थैंक यू किरण। यूँ है कि जब आप 6 घंटे से मुराद उनकी इस तरह से कि अगर आप 2 घंटे 3 घंटे भी बैठे हैं, उनसे मुराद ये है 5 घंटे के कि एट अ स्ट्रेच बैठने की बात नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे भी अगर आप बैठते हैं तो स्लाउच करके जब आप बैठेंगे पोटैटो काउच की तरह, तो आपका वेट इंक्रीज होगा। आपने करना ये है कि आप कम से कम टेक्सटिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए इनको, फ़ोन को, और ख़ासकर सोशल मीडिया जो है वो आप देखें, अगर आपने ख़बरें या कोई इस तरह की कोई चीज़ है तो आप उस पर नोटिफिकेशन लगा सकते हैं कि आपको अगर ज़रूरत पड़ी है तो आप उस सूरत में देख लें कि नोटिफाई आपको हो जाएगा अगर न्यूज़ की कोई बात है या कोई इस तरह। और बाकी खाने के साथ आप बिल्कुल मोबाइल इस्तेमाल ना कीजिए। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल को शट ऑफ कर दीजिए। फैमिली टाइम ऐसा गुजारिए कि जिस वक्त फैमिली के बड़े अफराद, क्योंकि वो भी बैठ के बच्चों के सामने ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो एक ऐसा टाइम गुजारें कि जिसके अंदर सब ये तय करें कि अब हम मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। वॉक के लिए आप लाजमी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि रिस्क कौन से बढ़ जाते हैं। देखिए, मोटापा ज़्यादातर बीमारियों की मदर कहेंगे आप, उनका वजूद है वो उससे बढ़ता है, जिसमें कि दिल के अमराज हैं, जिसमें शुगर, पाकिस्तान में ज़ियाबतीस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उसकी एक वजह सीडेंट्री लाइफ है। आपने अपनी सीडेंट्री लाइफ को कट करना है।
अच्छा, एक चीज़ और, जो काम करने वाले लोग हैं वो अक्सर कंप्यूटर के सामने बैठकर या उनके सामने स्क्रीन्स के सामने बैठकर बहुत देर तक काम करते हैं या दफ्तरों में काम करते हैं, तो उनसे ये गुजारिश होगी कि अगर वो 30 मिनट के लिए बैठ के काम कर रहे हैं तो 30 मिनट के उसी टेबल पे खड़े होकर भी काम किया जा सकता है। आप मूवमेंट करते हैं, उस सूरत में आपके लिए जो है वो जो एक स्लाउचिंग पोजीशन है वो नहीं चेंज हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर समीना। साथ आप ऐड करना चाह रही हैं कुछ? जी, एक छोटी सी चीज़, एक नया बहुत बड़ा मसला जो यंगर जनरेशन में आ रहा है जिसको टेक्स्ट नेक कहा जाता है। बिल्कुल, टेक्स्ट नेक, एग्जैक्टली। इस पर भी हमने गुफ्तगू की थी डॉक्टर समीना। थैंक यू सो वेरी मच। आप सब मौजूद, तो हमें बता भी दिया किस तरीके से बचना है इससे। 30 मिनट्स बाद उठ जाइए, फोन यूज करें तो भी, लैपटॉप या सिस्टम पर काम करें तो भी, बढ़ते हैं आगे। और मिनी माउस की आवाज, उसका तज़किरा करते हैं, वो खामोश हो गई। खिलखिलाती आवाज अब सुनाई नहीं देगी, आपको आर्काइव में जाना पड़ेगा और पुरानी चीजें सुननी पड़ेंगी। डिज्नी कार्टून मिनी माउस को आवाज देने वाली लेजेंड रोसी टेलर 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। 1986 से उन्होंने एनिमेटेड टीवी, कार्टून, फिल्म्स, थीम पार्क्स में मिनी माउस का किरदार निभाया था, उसको आवाज दी थी, जिंदगी दी थी। उन्होंने दी सिम्पसन्स के लिए भी अपनी आवाज का जादू जगाया था, चंद किरदार निभाए थे। उन्हें मिनी माउस के किरदार की आवाज के लिए 200 उम्मीदवारों में से चूज किया गया था, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, उनको लिया गया था। 2008 में उन्हें डिज्नी लेजेंड के खिताब से भी नवाजा गया था। अब ये इस दुनिया में नहीं रही, मिनी खामोश हो गई। वक्त है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता देंगे अगले घंटे में हम तज़किरा करेंगे कराची में इतनी बारिश हुई, लेकिन क्या ये पानी कराची वालों के काम आएगा या कि नहीं आएगा। सियासी नाश्ता आपको कराएंगे, अंबर शम्सी होंगी हमारे साथ। जी स्क्वाड हमें शहर शहर से बताएगा कि हमारी ख़वातीन कितनी स्मार्ट हैं और किस तरह बजट मैनेज कर रही हैं। और किरण गई थी बुक फेयर, क्या था वहां का अहवाल, वो भी जानिए आप ब्रेक के बाद। नया दिन में एक बार फिर खुशामदीद और बात करते हैं। अच्छा, आपने अब तक सुना होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये चॉकलेट के अंडे ढूंढ रहे होते हैं। चीन ही बहुत आगे है। चीन में एक 10 साल बच्चा है, इसने खेल खेल के दौरान डायनासोर के अंडे ढूंढे। डायनासोर के अंडे? बिल्कुल। गुआंगडांग सूबा, यहाँ पर ये बच्चा था, कहा यार साइंस से बहुत मोहब्बत थी। 10 साल ये स्टूडेंट, और लाखों साल पुराने 11 अंडे ढूंढे हैं। और एक अंडे की लंबाई तकरीबन 3.5 इंच, तो मुन्ने मुन्ने हो गए, 3.5 इंच है। और इस बच्चे के वालिदैन का कहना है कि इसे डायनासोर और साइंस से बहुत मोहब्बत है, और अंडों को अब म्यूजियम मुंतकिल किया जा चुका है। लेकिन क्रेडिट तो इस 10 साल बच्चे का है। यस। हमने आज आपके सामने कुछ मौज़ूआत रखे, कुछ खबरें, लेकिन आपको क्या लगा सियासत की बात नहीं होगी? अरे भाई, अभी अभी होगी, फौरन होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क को जिन्होंने लूटा उनको जेल में सहूलत कैसे दें। साबिक सदर और वज़ीर आज़म अदालत में खुद को बेकसूर साबित नहीं करते। जवाब तलब किया जाए तो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। बताइए इसमें क्या किया जा सकता है? अच्छा, इस सारे मामले में इन स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने हुकूमत पर फिर से बरसाए हैं तीर। कहा पीपल्स पार्टी ने अयूब, जिया और मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला किया। कठपुतली उनके आगे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे नहीं टिक सकती। इमरान खान अब ज़रा दुआ करे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, क्योंकि उन्होंने ये इससे पहले भी कहा था कि अगर PMLN वाले आए तो भी ये परेशान होंगे, और मौलाना की हुकूमत आ गई तो भैया तौबा तौबा। सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बना के गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा। आसिफ जरदारी बोले हुकूमत का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। अब ऐसे सवाल करने से काउंट डाउन से मुराद कहीं 4 साल का काउंट डाउन तो नहीं है। एनीवेज, मौलाना फजलुर रहमान PMLN को भी मिलता रहा था, क्योंकि मिलता रहा था, आखिर दिन तक मिलता रहा था। यस। मौलाना फजलुर रहमान के मिलियन मार्च में भरपूर शिरकत से मुतालिक भी हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं एंकर पर्सन अंबर शम्सी। अंबर, गुड मॉर्निंग। अंबर, सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक हम बात कर लें कि इलेक्शन तो नहीं जीते थे, लेकिन फिर भी अगर हम फिरदौस आशिक अवान साहब के बयानात की बात करें तो उनसे लगता है कि मौलाना साहब ने ना हुकूमत को थोड़ा परेशान करके रखा, थोड़ी हुकूमत घबराई हुई है उनसे। क्या कहेंगी इस पर? जो उनकी सियासी गहमा-गहमी, इस पर भी कमेंट करें।
हुकूमत की परेशानी तो बनती है और हुकूमत को मौलाना फजल रहमान की वजह से परेशान भी होना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर हम अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस को एक तरह से देखें तो मौलाना साहब हैज़ नथिंग टू लूज़। उनके पास ना हुकूमत है, उनके पास सीटें भी कम हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो एक मार्च करते हैं, रैली करते हैं और डिस्टेबलाइज करते हैं। तो उनके पास दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान के पास लोगों की उनके साथ जो तादाद है, मदारिस का एक नेटवर्क है जो उनके साथ है। और हमने ये जो रैलीज़ गुज़िश्ता कुछ दिनों में 25 जुलाई से ऑनवर्ड्स हमने देखी हैं JUIFA की, तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इसलिए हुकूमत को मौलाना से परेशान की वजह से परेशान होना ही चाहिए। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी सादिक संजरानी साहब सेनेट चेयरमैन की तब्दीली के मामले पर भी हुकूमती वफ़द ने मुलाकात भी की थी, क्योंकि हालांकि उनका बार बार दावा होता है कि वो सिस्टम से बाहर है, वो सिर्फ सीट चाहते हैं, वो वजारत चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं इसलिए, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हुकूमत को पता है कि अगर उनको डील करना है तो मौलाना फजल रहमान से डील करना है। अगर अपोजिशन को कुछ हद तक एक सॉफ्टर लाइन देने में कुछ कायल करने की कोशिश की जाए, लेकिन मौलाना साहब की बातों से नहीं लग रहा कि वो कायल हो रहे हैं और वो उनका तो अंदाज ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा है। अच्छा, अब अंबर ये बताइएगा, कराची के शहरी हल ढूंढ रहे हैं मसाइल का, और हो क्या रहा है ना, कराची का मसला है, इस पर आलमगीर खान एहतजाज करते हैं, गिरफ्तार होते हैं, छूट भी जाते हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मुराद सईद साहब की, तो वो कौमी असम्बली में तकरीर करते हैं, सख्त तकरीर करते हैं और एहतसाब की बात भी कर लेते हैं। अब ये बताइए कि ये जो शहरियों के मसाइल हैं, ये कौन हल करेगा? इनके हल की जिम्मेदारी दरअसल है किसकी, और ये गफलत कहाँ कहाँ बरती जा रही है? आलमगीर खान तो ज़ाहिर है पहले से ही कराची के मसाइल पे बहुत बात कर रहे हैं और शायद इसी वजह से उनको वोट भी मिला है। मुराद सईद उनके दोस्त भी हैं और उनको तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, कोई एक पॉइंट मिल जाता है तो उसको खूब उठाते हैं। कराची के हालात, चाहे कूड़ा हो, चाहे सड़कों के हालात हों, वो हम सबको मालूम है। जिम्मेदारी किसकी है? इसमें सबकी जिम्मेदारी हम समझते हैं, इसलिए क्योंकि सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि MQM पाकिस्तान का लोकल बॉडीज़ पे उनका कंट्रोल है। मेयर जो हैं उनका ताल्लुक MQM से है। वफाकी हुकूमत भी कई वादे कर चुकी है और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बड़ी तादाद में इस बार कराची से वोट पड़ा है, क्योंकि कराची के लोग तब्दीली चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके मसाइल हल हों, लेकिन एक साल गुजरने को है, मसाइल हल नहीं होते। हालांकि MQM पाकिस्तान ने कई बार मुतालबा भी किया है वज़ीर आज़म से कि उनको फ़ंड दिए जाएँ या फ़ंड रिलीज़ किए जाएँ। जहांगीर तरीन साहब भी कराची जाकर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फ़ंड्स है उसका कंट्रोल रख रही है। KMC बेशक मेयर कराची वसीम अख्तर के नीचे है, लेकिन फ़ंड्स बहुत महदूद उनको मैसर होते हैं। तो अगर सियासत ना खेली जाए और मिल बैठ कर बात की जाए, शायद कुछ हल निकल जाए। कूड़े का एक कूड़ा जो उसका एक गार्बेज कलेक्शन है, उसी को ले ले, एक प्रोजेक्ट ले ले, कहीं तो शुरू करना चाहिए। अच्छा अंबर, राना सनाउल्लाह से मुतालिक भी हम जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि शहरियार आफरीदी साहब ने कहा है कि राना सनाउल्लाह की हिमायत जो भी कर रहे हैं वो सुन ले कि बड़ी चीजें सामने आने वाली हैं। आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? कब आएंगी? शहरियार आफरीदी साहब को शायद कुछ ऐसा पता है जो मुझे मालूम नहीं है। मैं तो सिर्फ उनके बयानात पर जा सकती हूँ, ना शहरियार आफरीदी साहब ने मुझे कुछ भेजा है जिससे मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ें सामने आने वाली। फिलहाल किसी को भी नहीं मुझे इतना पता है कि जब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सिर्फ शहरियार आफरीदी साहब नहीं थे, DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी साथ उनके मौजूद थे और पूछा गया था बार बार कि कोई सबूत है, कोई वीडियो, कोई ऑडियो जिससे ये केस ज़्यादा मजबूत हो। तो उस वक्त DG ANF का कहना था कि जंग की सूरत हाल में कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती। दूसरी जानिब शहरियार आफरीदी साहब दावा करते रहे कि वीडियो भी है और ऑडियो सबूत सब ये सब कुछ मौजूद है। जब ये सामने लाया जाएगा हम तब भी तज्जिया कर सकते हैं, तब भी कह सकते हैं कि वाकई ये केस मजबूत लग रहा है। अभी तक जो चालान पेश हुआ है, अभी तक जिस तरह से मामला सामने आए राना सनाउल्लाह के, यकीन से मैं नहीं कह सकती कि केस बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि हनीफ अब्बासी का भी केस आपके सामने है। उनको भी ड्रग्स का, इनका एफेड्रीन का केस था, लेकिन उस वक्त गिरफ्तारी हुई और फिर उसके बाद जमानत भी हो गई। तो ये चीज़ें बाद में ही पता चलती हैं, पहले दावे बहुत होते हैं। अंबर, जो चीज़ सामने है ना वो है रेलवे की हालत हिसार। अब ये कहा जा रहा है कि शेख रशीद साहब ने जब से वजारत संभाली है ना, रेलवे की हालत ख़राब है, या यूँ कहिए मुसाफिरों की किस्मत ख़राब है।
अब वज़ीर आज़म की ML1 मंसूबे से मुतालिक हिदायत, कोई बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है क्या? देखिए, रेलवे की हालात जब ख्वाजा साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे थे तब भी हमें नज़र आ रहे थे, हादसात होते थे तो उस पर सियासत खेली जाती थी। शेख रशीद साहब अब वज़ीर रेलवे बने हैं तो हादसात होते हैं, उस पर भी सियासत खेली जाती है। और सियासत इस तरह से मैं कहूँगी कि अपोजिशन को तो फिर एक मौका मिल जाता है, लेकिन जब जाहिर है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख्वाजा साद रफ़ीक पे बयानात याद रखे जाएँ जहाँ उन्होंने कहा कहना था कि एक भी हादसा होता है तो वज़ीर को इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो फिर जाहिर है उनको मौका मिलता है लोगों को कहने का कि उस वक्त वो जायज़ थी क्या बात और अब क्यों नहीं है। लेकिन चलें इसको भी छोड़ देते हैं। शेख रशीद साहब के रेलवे के हालात अच्छे हुए या नहीं हुए इस पे मैं वसूख से नहीं कह सकती। वो दावे करते हैं कि उनको मुनाफा भी मिल रहा है, लेकिन ML1 एक दिलचस्प मंसूबा है। ये इसी साल अप्रैल में इस पर दस्तखत हुए थे और ये चीन के साथ मुआहदा है, CPEC के तहत मुआहदा है इसकी। लेकिन हमें जब हमें फल नज़र आएंगे, बहुत साल गुजर जा चुके होंगे क्योंकि ये 3 या 5 साल में ये ट्रैक जो इसकी अपग्रेडेशन हो रही है वो मुकम्मल होगी। तो उम्मीद तो हमेशा करते हैं हम, आगे देखते हैं जब हुकूमत रहती है या नहीं रहती और फिर उसका फल कब नजर आता है, देखते हैं क्या होता है। अंबर शम्स, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थी और सियासी राउंड अप पर आपका तज्जिया हमने नया दिन के नाज़रीन को दिखाया। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं उस बजट की जिसको चलाना, बनाना, इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसके लिए? ख़वातीन के लिए। घर का बजट, इसको कैसे मेंटेन किया जा रहा है, ख़वातीन इसके लिए क्या क्या पापड़ बेल रही है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे। जी स्कॉट हमारे साथ है, मुख्तलिफ शहरों का अहवाल आज हम शामिल करेंगे। इस्लामाबाद की बात होगी, फैसलाबाद की बात होगी। अरहम खान है इस्लामाबाद से और शाहीन है फैसलाबाद से। तो पहले चलते हैं इस्लामाबाद, अरहम की तरफ। अरहम, ख़वातीन कितना मुश्किल है अब इनके लिए बजट मेंटेन करना, ख़रीदारी करना, घर चलाना? जी बिल्कुल, आजकल महंगाई का शिकार हर कोई हो रहा है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों। आटा, दालें, घी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। इसके अलावा घर का किराया भी देना होता है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी देनी होती है और भी बहुत सारी ऐसी काम होते हैं जो आप नहीं छोड़ सकते और वो सब पैसों के साथ ही मुमकिन होते हैं। इस वक्त मैं नवीदा और फहमीदा, 2 बहनें हैं, उनके घर मौजूद हूँ और मैं उनसे पूछूँगी कि महंगाई का उन पे क्या असर पड़ा है। पहले अगर उनके घर सौदा 20,000 में आता था या 10,000 में आता था तो अब पैसे ज़्यादा हो गए हैं सौदा सल्फ के या फिर कम हो गए हैं। तो अभी नवीदा मेरे साथ मौजूद हैं, पूछूंगी कि वो किस तरह से मैनेज कर रही हैं और किस तरह से अपना घर चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। नवीदा, आपने मुझे ये बताना है कि महंगाई हो गई है जिसका असर सब पे पड़ रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि घर चलाना अब मुश्किल हो गया है या आसान है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो किचन में काम करती हैं। उसके अलावा महंगाई इतनी हो गई कि जो हमारा खर्च 15,000 आता था अब 20 से 25,000 आता है, तो इसलिए सब बहुत परेशान हैं और ख़वातीन के लिए ज़्यादा मसले होते हैं क्योंकि मर्दों का ये होता है कि वो जाके सौदा सर्फ तो ले आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फिर ये होता है कि उसके मुताबिक करते हैं जितना उनके पास जेब खर्च होगा। तो फिर ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर हमारे लिए मसले होते हैं बहुत ज़्यादा ना। बहुत मुश्किल हो गया है बिल्कुल गुजारा करना क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और कहीं हम देखते हैं मार्केट में ख़ुद साख्ता भी लोगों ने जो है वो कीमतें बढ़ा दी हैं जिसका डायरेक्ट असर एक आम फैमिली है उनके ऊपर हो रहा है। बच्चों की फ़ीस भी देनी है, खुशी गमी वो भी सारी चीज़ें करनी है, तो बहुत ज़्यादा असर हो रहा है महंगाई का। जी जी ठीक है, और हम तो हमें बता रही थी। शाहीन शहजादी से बात करते हैं। शाहीन, घर चलाना, किचन चलाना ख़वातीन का काम, लेकिन ये कितना मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए? जी बिल्कुल, बाज़ार हो या मवेशी मंडी हो, हर जगह पर महंगाई का शोर है। लेकिन महंगाई के इस शोर में तीन क्या कहती हैं जो कि अपना घरेलू बजट चलाती हैं, घर को किस तरह से मैनेज करती हैं। हमारे साथ एक घरेलू खातून आशा ही मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानेंगे कि वो अपने बजट को किस तरह से मैनेज करती हैं, उनके लिए कितनी महंगाई हुई है, क्योंकि घर का जो सामान वगैरह है वो खातून ही एक मैनेज करती है। किचन का बजट खातून ने ही मैनेज करना होता है, बच्चों का सारी तैयारी वही करती है। तो आयशा भी घरेलू खातून है, इनसे इस बारे में जानते हैं। आयशा, आप मुझे बताएं, खाना बना रही हैं आप इस वक्त, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि किस तरह से मैनेज कर रही हैं बजट को, और आपकी नज़र में पहले मुझे बताइएगा महंगाई हुई है? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का शोर तो पाकिस्तान में हर तरफ है और ऑब्वियसली हमारा बजट बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ है।
ज़ाहिर है कीमतें बढ़ी हैं तो खातून खाना का बजट तो ज़रूर यकीनन मुतासिर होगा ना। पहले जहाँ मैं 10,000 की ग्रॉसरी करती थी, वहाँ अब ऑब्वियसली ग्रॉसरी तो वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो आपने लेनी ही है, लेकिन जब उनका बजट प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी तो ज़ाहिर अब ऑटोमेटिकली 25,000 की होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने मुझे इससे पहले बताया था कि दोनों मियाँ बीवी आप कमाते हैं, तो दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं, उसके बावजूद मैनेज करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए। बजट को फिर इस महंगाई में आप कैसे मैनेज करती हैं? आई कॉन्टैक्ट में देखिए, इस महंगाई के दौर में जब तक घर के सारे अफराद कंट्रीब्यूट ना करें तो आप गुजारा नहीं कर सकते। और हम दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं, माशाल्लाह अर्निंग पेरेंट्स हैं, लेकिन इवन देन हमारे लिए बजट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारी सैलरीज तो वही हैं, लेकिन प्राइसेस चूँकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं हर चीज़ की, हर कीमत, हर चीज़ पर हम लोग सेल्स टैक्स दे रहे हैं। उसके अलावा बच्चों के कपड़े लेने जाते हैं, उस पर अलग से अखराजात हैं, जूतों की कीमतें बढ़ गई हैं, बच्चों के स्कूल बैग्स, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो चुकी है। अच्छा, अब आगे ईद भी आ रही है, तो ईद में 3 बच्चे हैं आपके, तो ईद को किस तरह से मैनेज करेंगी महंगाई के इस दौर में? आपके बकौल के महंगाई है, घर का बजट भी आपने मैनेज करना, ग्रोसरी भी आप खुद ही करती हैं, तो कैसे ईद भी अब आगे आ रही है, तो बच्चों के कपड़े वगैरह किस तरह से परचेज? इस ईद पर आपने बकरों का रेट तो आपको टीवी से यकीनन पता चल ही गया होगा। तो जहां हम पहले 2 बकरे करते थे, इस दफ़ा 1 पर इक्तफ़ा करेंगे। और बच्चों के कपड़ों का तो इस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, तो या यूनिफॉर्म ले लें या बच्चों के कपड़े ले लें ईद के, या जूते ले लें नए, एक ही चीज़ ली जा सकती। चीज़ों का तो ख्वाब ही है। ईद पर बहुत सी चीज़ों को कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगस्त का महीना है, इसमें जश्न आज़ादी होता है, इसमें बच्चों के स्कूल्स में फंक्शंस होते हैं, तो ज़ाहिर है वो भी अखराजात होते हैं। और अब जब स्कूल खुलेंगे तो हमें पता चलेगा कि अखराजात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आयशा के बकौल तो जो है इनको काफ़ी ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात हैं वो कम करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें जो ये अपने बजट किसी तरह से मैनेज करेंगी कि जहाँ 2 चीज़ें खरीदी जाती थी वहाँ पर अब 1 चीज़ खरीदेंगी। तो इनका तो वही है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ख्वाहिशें ख़त्म करके ही महंगाई पे इनके बकौल काबू पाया जा सकता है। जी शाहीन, आपने अपडेट किया और हम आप हमारे साथ थे, दोनों का बेहद शुक्रिया। और जनाब, अब हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए बहुत कुछ होगा। हमारे पास होंगे यूएस एम्बेसडर पिंडी बॉयज, ये बताएंगे आपको वर्ल्ड कप खत्म हुआ लेकिन टिकटॉक पर वर्ल्ड कप शुरू हो गया, ये खबर भी हम आपको देंगे। इसके अलावा इंस्पिरेशन है कौन, शाजिया गुलजार, उनसे आपको मिलाएंगे। और फिर गिटार उठाए उजैर हमारे पास आएंगे, वो कुछ हमें गीत सुनाएंगे। और इसके अलावा कैसे भूल सकती हूँ मैं बुक फेयर का किस्सा, ये सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो और दोस्त भी अच्छा हो तो फिर आता है मजा। उम्दा मिजा, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का जज्बा, और यही पहचान बनी अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन जेरेमी मैकलेलन की। ये पाकिस्तान में मौजूद है। जेरेमी को मुल्क के सियासी हालात पर अपने मुनफरिद तंजिया अंदाज की वजह से बहुत पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनको बहुत फॉलो किया जा रहा है और इसमें एक बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो उनको पसंद करते हैं, उनके तंज को पसंद करते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं। हालिया दिनों में उन्होंने कुछ दिलचस्प किए थे। रवा साल 17 जुलाई को एक ट्वीट उन्होंने किया। जेरेमी ने बतौर मिजा लिखा कि वो पाकिस्तान में वजीर आजम की जगह ले लेंगे, जबकि इस दौरान ये भी एक उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान खान तो उनके वालिद हैं और वो ट्रम्प से मिलने गए हुए हैं। अच्छा, क्योंकि वो कुछ अर्सा पहले मजाकन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को अपना वालिद भी कह चुके हैं, इस पर बहुत डिस्कशन हुई थी। जेरेमी ने 2017 में पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी मनाया था, जिससे नौजवानों ने खूब सराहा था। So, Ambassador of Pindi Boys in US, Jeremy McClellan is with us. Jeremy, we hope that you're doing great. We have been following your post, may it be a visit to Shrine in Islamabad or playing cricket in Murray. How long is your stay here in Pakistan and what places have you visited so far? Well, I've been here in Islamabad and the surrounding areas for about 2 weeks now. I've been to Abbottabad, I've been to Mansehra, I've been to Murray, been to Rawalpindi, of course. And I've been to Chakwal and Mandi Bowden. I've seen that video of Chakwal. You were enjoying mangoes. Yes. Mangoes, Pakistani mangoes are the best mangoes on earth, but they're very difficult to get in the United States. They're sort of like Cuban cigars. And so anytime you're able to get Pakistani mangoes, if you're in Canada or if somebody smuggled them in, or if you're in Pakistan, you definitely try and get as many mangoes in you as possible. I hope you're not planning to smuggle lasers, because I've seen one of their posts
that there was a lizard on the seat belt, and you said it's a Pakistani lizard that is stopping you for wearing a seat belt, isn't it? Yeah, it was. And, you know, people keep commenting that they're scared of lizards. You know, they want to throw a chapel at them. And I love them. I get very excited when I see lizards, you know, the chipkalis in the bathroom. And it's just something that always reminds me of Pakistan. And so when I go home to the United States, and my wife and I, whenever we see a gecko or a lizard in the house, we always say, oh, it's a chipkali. And so it's sort of a nice sort of thing. Jeremy, you were stopped to enter in shopping mall just because you were not with family, or was that just a pose? Yeah, I went to Centaurus, and they wouldn't let me in the family entrance because I was, you know, by myself. And so I walked around and had to go into the sort of the Pindi boy entrance that they have to discriminate against Pindi boys. And so I was able to go in, and they didn't charge me, actually. They have a whole list of things that you have exceptions for, and the guy I was with sort of spoke to them in Urdu and was like blah 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 celebrity blah 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 blah, and I was like, oh okay, and so they let me in. Okay, चलो ये तो अच्छा हुआ कि इसी वजह से आपको फिर दाखिल होने दिया गया अंदर, क्योंकि आप यू वर सेलिब्रिटी, यू वर इन्फ्लुएंसर। और इससे पहले जिस तरह जेरेमी ने बहुत तारीफ की पाकिस्तानी आम की और कहा ये बहुत ख़ास है, और छिपकली इसका भी बहुत तज़किरा वो कर रहे हैं। और अच्छा जेरेमी, I would like. Do you understand Urdu, or can you? Barely. So I mean, I can pick certain words out. I know certain, like, you know, random words, but no, mostly English. Okay. Would you try to speak a little bit for our viewers? Just a one sentence. Well, one thing that's been very confusing to me in Pakistan, because every time I've come to Pakistan, it's been in the summer, it's been in August, and everyone keeps saying "garmi." And I hear them say it, and I keep turning towards them, you know, like telling them it's actually Jeremy, just so you know, it's Jeremy, and they're like, no, Jeremy, and I'm like, no, Jeremy, and it's this big thing we do. And also, when I first came to Pakistan, you know, I asked people, well, how do you say hello? And they all told me Salam Alaikum. That's how everyone says hello. But when I got here, people were not saying Salam Alaikum. They were saying Kesio, right? And but I had no idea that's what they were saying, and so I thought everyone was saying "guess who." Guess who? Right? Because you would go over to people's houses. You would go over to people's houses, and they'd open the door and be like, "Guess who?" And I was like, "Who?" And they're like, "No, guess who?" And I'm like, "Get me!" And it was just, yeah. It's so there's a lot of mix-ups and mistakes that happen. So. Just imagine you're reversing your car and someone is saying "come and you understand it's come back, come back, come back. Yeah, for sure, yeah. All right, Jeremy, staying in Pakistan, meeting different people, visiting different places, enjoying fruits, traditional cuisines, looks like very busy schedule. But are you missing somebody? If you ask me, my guess, Jewel. You're missing Jewel, isn't it? Yes, I'm missing Jewel. Jewel is my 1-year-old daughter, my Betty, right? And Mira Betty. And my wife, Mira Bibi, Stephanie, they're back home. And so I really do miss them. And also Mira Betta, Johnny, who's on the way, who's coming in November. So I have a son coming in November, so I'm very excited about that. Okay, Jewel को miss कर रहे हैं और आपका बेटा इंशाल्लाह ज़ाहिरा your wife is expecting. Jeremy, we have seen a backlash on Twitter and Facebook regarding one of your posts when you said that you are going to Pakistan and not going to India. The Indian fans, the Indian social media, they were criticizing you. I would like you to give a message to those. It was a big joke. I always. Okay. I always thought it was. I always thought it was funny whenever comedians or artists or musicians would cancel shows in places, or, you know, say, well, I'll never go there, when if you look at their schedule, they weren't going to go there anyway. They just were saying it for attention. And so when Modi was reelected, I said that I was canceling a big tour of India. And everyone sort of took it seriously and believed that I had a tour in India that I was canceling. And so lots of people, it was all over the news. People said I was canceling a big tour in India. Of course, there was no tour. But it was really funny to see everyone get really mad at that. All right. ये तो Indian fans और Indian से मुतालिक आपकी बात थी, और जिस तरह जेरेमी बता भी रहे थे कि उन्होंने. I would love to come to India. I would love to come to India, but you know, I have too many Pakistani stamps in my passport. To be able to go to India. And just because of too many stamps in a Pakistani passport, would you consider getting, you know, getting this thing that
because some of your fans criticize that you want Pakistani nationality and you've got so many stamps on your passport. Are you considering that thing? Would you like to have this nationality? Sure, yeah, obviously, yeah, that would be great. नया पाकिस्तानी. Great, जो जेरेमी को पाकिस्तानी nationality चाहिए भाई जबरदस्त हो गया. Yeah, please give me dual nationality. That would be awesome because you know if Trump wins re-election, I'm going to have to. If Trump wins re-election, I'm going to have to come here and hide. Okay. I'm going to have to flee here with my family and stay here. Okay, staying. You want to stay. Achha, Jeremy, I would like to know. You have visited so many cities, but what about Faisalabad? Because you know Faisalabad is famous for comedy and fun, and you'll be amazed that if you visit I have not been to Faisalabad. I would love to. The closest we got was Mandi Baldin, and I was like, can we go to Faisalabad? But it was very late, and so. But I would love to come back. I'm hoping to come back in the fall or winter for a big comedy tour. If we get enough sponsors, and so I would love to come back and visit Faisalabad and Karachi and all the different places. The northern areas, which I have not been to, is another place I'd really love to visit. Okay, northern areas भी जाना है और शर्म भी जाना है और कॉमेडी से मुताल्लिक कोई प्लान भी आप कर रहे हैं अगर ऐसा प्लान हो जाता है. Jeremy, because we consider you as ambassador of Pindi Boys. Any message for Pindi Boys specifically? And one message for political Pindi boy, which is Sheikh Rashid. He's Minister for Railway. What was that? Say that again. A message for Pindi boys, one. And second, a message for Pindi boy, political Pindi boy, which is Sheikh Rashid Ahmed. Well, I don't want to get into any trouble or step on anyone's toes, so I'm going to pass on the talking to a minister. But for the Pindi boys, I think that if you stick to like 2 or 3 per motorcycle, I think that's a lot safer. I've seen some people stacked up on motorcycles, 5 people on there, and so please just keep safe and be careful on the motorcycles. और होना भी चाहिए क्योंकि हम पिंडी बॉयज से मुतालिक देखते हैं कि मरी रोड हो या सदर का इलाका हो दीगर इलाके हो वहाँ पर पिंडी बॉयज व्हीलिंग कर रहे होते हैं और इसीलिए वो बड़ा फेमस भी हैं एक बिकॉज ऑफ व्हीलिंग और एक ड्रेसेस एंड शूज़ की वजह से. तो थैंक यू सो वेरी मच जेरेमी, यू वर विद अस. वी वुड लव टू मीट यू अगेन. Thank you. This was a lot of fun. Thank you जेरेमी. This was great. Thank you. Thank you so much. और छात्र वाकई बड़ा अच्छा लगा. जो जेरेमी का फैन था वो वाकई कोशिश करेगा कि जेरेमी दोबारा तो वो उनसे मुलाकात भी करें. उन्होंने बाइक्स की बात की है, उन्होंने रेलवे की बात फिर भी नहीं की, उन्होंने रेल से जाने की बात फिर भी नहीं की. उनको भी पता है, शेख रशीद साहब का नहीं पता, उन्हें पाकिस्तान रेलवे का पता लग गया है. लेकिन खैर हमारा एक और मौजू था, ये तो हमारे खास मेहमान थे. हमने खास तौर पर आज एक मौजू का इंतखाब किया. अब जरा उसके बारे में आपको बता देते हैं. बादल बरसे लेकिन कराची पानी को तरसे. ऐसा क्यों है भला? खुश्की नहीं मिट सकी कराची की. क्यों? क्योंकि यहाँ स्टोरेज का मुनासिब इंतजाम नहीं है और इसीलिए तो कराची ज़रूरत के मुताबिक पानी से महरूम है और इसे सेव करने का कोई तरीका भी नहीं. शहर में बरसाती पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है जनाब, और इसीलिए तो हालिया बारिश से जमा होने वाला पानी भी ज़ाया हो गया, काम नहीं आया. दुनिया भर में इसको बचाया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है, यहाँ तो है ही नहीं ऐसा कुछ. तक़सीम आपका नाक़िस निज़ाम बहुत बड़ा मसला. अव्वल तो पानी आता नहीं और अगर बारिश से पानी जमा भी हुआ तो वो सेव नहीं हुआ. दरिया सिंध और हब डैम से कराची को मजमूई तौर पर 750 मिलियन गैलन पानी यौमिया फराहम होना चाहिए. अलबत्ता नहरी निज़ाम में गुंजाइश नहीं. धाबेजी पंपिंग स्टेशन के पंप्स में इस्तेदाद की कमी, इसी वजह से तो कराची के पंप हाउसेस तक सिर्फ 580 मिलियन गैलन पानी ही पहुंचता है. इसी पर बात करते हैं. सुहेल नकवी साहब, ही इज एन वाटर एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन किया. सुहेल साहब बहुत शुक्रिया. सर, ये कराची कोई वखरा शहर है? दुनिया भर में ऐसे शहर हैं जहां बारिश होती है और वहां पे हम देखते हैं कि पानी का मसला खत्म भी हो जाता है, वो बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं. लेकिन ये रोशनियों का शहर कराची, बारिश यहाँ पर भी हुई, कभी कभी होती है लेकिन बारिश हुई. वजह क्या है कि हम इस मसले पर काबू नहीं पा सके, यानी पानी का मसला हम इसको मैनेज नहीं कर पाए, हम रेन वाटर को ज़ाया कर देते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच सर. आपने बड़ा ये अच्छा पॉइंट बताया और दिस इज अनफॉर्चुनेट कि वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, वहाँ पे पानी के इतने मसाइल हैं. असल में उसमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि नोबडी वाज कंसीडरिंग कि जी 1/3 जो बारिश है अभी जिस तरह से वो बता रहे थे मेट डिपार्टमेंट वाले भी कि पूरे साल का जितना एनुअल रेनफॉल है कराची का वो आपका
चंद दिनों में हो गया 1/3 ऑफ द रेनफॉल। सो हमारे पास कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है उसको हैंडल करने के लिए जिस तरह से, जबकि जितने बड़े बड़े डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिए, ऑल्दो कि कराची में अभी उस तरह से, लेकिन जहाँ पे फ्रेश वाटर जोन है वहाँ पे आप जो है पानी को कैप्चर करके यूज कर सकते हैं और बारिश का पानी कंपैरेटिवली फ्रेश होता है एज कम्पेयर टू द सेलाइन। अदर ऑप्शन जो है, अब बल्कि पिछले दिनों आपने सुना होगा लाहौर में भी ये मसला हुआ, 250 मिलीमीटर बारिश जो कि 1/3 ऑफ द एनुअल रेनफॉल। लाइक वो सेम ट्रेंड जो अभी कराची में चल रहा है, ये 1-1.5 हफ्ता पहले लाहौर में ये ट्रेंड हो चुका है। तो डेफिनेटली ये क्लाइमेट चेंज के साथ इसका डायरेक्टली लिंक है एंड वी रियली नीड टू थिंक। हम जो लाहौर में अब गवर्नमेंट के साथ मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रमोट करवा रहे हैं, रिचार्ज वेल्स बनवा रहे हैं जिसमें बारिश का पानी आए और पानी जो है आफ्टर सर्टेन ट्रीटमेंट ग्राउंड वाटर एक्वाफर को रिचार्ज करें। इसी तरह से घरों के ऊपर जो है ये जो नॉर्दर्न एरियाज में तो ये बहुत आम प्रैक्टिस हमने ये करवाई है कि घरों में जो ड्रम्स हैं वो पानी को कैप्चर करें, डोमेस्टिक यूज में इस्तेमाल करें। आई थिंक वी नीड टू थिंक इन दैट वे इन कराची एज वेल कि जिस तरह से अब क्लाइमेट चेंज आ रहा है कि हम उस बारिश के पानी को कैप्चर करके इसको यूटिलाइज करवा सकें। बाकी गवर्नमेंट लेवल पे जो है द गवर्नमेंट रियली नीड्स टू थिंक कि इस पानी को प्रॉपर कैसे ड्रेनेज किया जा सकता है, क्योंकि अब जहाँ पे ये अभी आप लोग ही दिखा रहे थे कि कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जब बारिश हुई है वो तो बीमारियों का घर बन जाता है। सही। नकवी साहब बात आप मुकम्मल करें और साथ में मुझे ये भी बताइएगा, इतने साल गुजर गए, पानी की किल्लत, ये मसला इतना बड़ा हो गया, हालात सारे के सारे आपके सामने हैं, हमारी ये सोच क्यों नहीं थी, हम कोई सिस्टम क्यों नहीं बना सके? आज आम आदमी ये सवाल करता है तो उसको ये जवाब नहीं मिलता। आपके फाइंडिंग्स क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इस सिलसिले में? इसमें थैंक यू वेरी मच किरण। हम जो इसमें जो देखते हैं कि जो हमारे मसाइल हैं पानी का, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में मसला वो मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेजर इशू कि अब जिस तरह से बरसात का मौसम आया, हम आधा पाकिस्तान फ्लडेड हो जाता है और जैसे ही ये आगे विंटर आ जाता है हमारे दरिया खुश्क हो जाते हैं। तो इसमें हमें जरूरत है कि हम इसको प्रॉपर कैसे, वो जो एक टर्मिनोलॉजी हम बोलते हैं वाटर एक्सपर्ट्स IWRM, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कि उसमें आपको होलिस्टिकली देखना पड़ता है कि किसी भी आपको जब ये डिजास्टर्स आते हैं या कोई ये मसाइल आते हैं, आप टेम्परेरीली उसका हल ना सोचें, आप उसको एक होलिस्टिक वे में एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे उसको सोचें कि पानी आपके पास कितना है, वाटर बैलेंस क्या है, और कौन कौन से आप इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल नकवी साहब, वाटर एक्सपर्ट हैं आप हमारे साथ थे। हम इस सिलसिले में नहीं सोच सके और अब इस सिलसिले में काम करना कितना ज़रूरी और कैसे काम करना है आपने ये सब कुछ हमें बताया। तो जनाब, एक सेहत से जुड़ा मसला है वो भी आपके सामने रख देते हैं। अहम मसला ये 28 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया और इसी दिन की मुनासिबत से पाकिस्तान में एक सेमिनार का इनेकाद भी हुआ और इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए। मुल्क भर में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद की बात करें तो वो 1 करोड़ 20 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। दुनिया में हेपेटाइटिस बी के मरीजों की कुल तादाद 25 करोड़ जबकि हेपेटाइटिस सी के मरीजों की तादाद 17 करोड़ से जायद है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस ई यानी पीला यरखान ये वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा पाया जाता है और हर साल 2,50,000 अफराद हेपेटाइटिस का शिकार होते हैं। उधर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि 15 से 20 शहरों में हेपेटाइटिस वायरस की मौजूदगी ये तो है खतरे की घंटी और हेपेटाइटिस से बचाव पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इस पर बात करते हैं, एक सूबे की बात कर लेते हैं ताकि उससे हम समझ पाएं कि पूरे मुल्क की सिचुएशन क्या है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, तो उसी की बात कर लेते हैं। इंचार्ज हेपेटाइटिस प्रोग्राम पंजाब डॉक्टर खालिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर खालिद बहुत शुक्रिया। सर, हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर सेमिनार मुनक्किद हुए और जो स्टैट्स सामने आए वो बहुत अलार्मिंग हैं। आपको क्या लगता है हेपेटाइटिस बी, सी और फिर हेपेटाइटिस ई जो कि वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, कितना बड़ा मसला है ये पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पंजाब आपने बजा तौर पर फरमाया कि ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब के फैक्ट्स एंड फिगर रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे नेशनल फैक्ट्स एंड फिगर को। और इस वक्त अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश का नाम है जो वायरस की वजह से होती है और इसकी उर्फ़े आम में 5 किस्में हैं, A, B, C, D एंड E। बड़ी सिंपल सी समझ में आने वाली बात है, लेकिन इसका पहले वाला A और जो E है ये दोनों वाटर बॉर्न है, ये आलूदा पानी के ज़रिए फैलती हैं और इसके लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। ये जब पानी का
ज़रिया जो हमें घरों तक आएगा या हम जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो आलूदा होगा तो उसमें बहुत सारे इम्कानात हैं। हमें गैस्ट्रो भी हो सकती है, हेपेटाइटिस भी हो सकती है, टाइफाइड भी हो सकता है और दूसरी वाटर बोर्न डिजीज़ भी उसका हिस्सा है। लेकिन हेपेटाइटिस को हम ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं कि ये एक पीले जरकान की शक्ल में वाज़े तौर पे सामने आता है। लोगों को बुखार, वॉमिटिंग, पेट का दर्द और भूख का ना लगना ये इसकी अलामत होती हैं और आंखें पीली होती हैं। लेकिन इसमें एक खुशकिस्मती की बात ये है कि ये सेल्फ लिमिटिंग वायरस होता है जो अपनी एक 10 से 15 दिन की पूरे करने के बाद खुद ब खुद चला जाता है। बाज़ औक़ात हेपेटाइटिस ई का आपने जिक्र किया और आई एम थैंकफुल टू समा टीवी के ई की बात करना बड़ा ज़रूरी है। ए और ई दोनों वाटर बॉर्न है, दोनों आलूदा पानी की वजह से फैलते हैं। लेकिन ई अगर हामला माँ को खुदा ना खास्ता हो जाए तो फिर उसके लिए और उसके बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसके अलावा जो खून के ज़रिए फैलने वाला हेपेटाइटिस है, आज जो हेपेटाइटिस का आलमी दिन जो 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है और आपने बजातौर फरमाया कि इस्लामाबाद में 27 और 28 2 दिन इंटरनेशनल लेवल पे इस डे को मनाने का बंदोबस्त किया गया। हमारे स्पेशल असिस्टेंट फॉर हेल्थ टू द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर स्टेट डॉक्टर जफरुल्लाह मिर्ज़ा, उन्होंने एक बहुत बड़े अम्ब्रेला प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की। हमारे प्रेसिडेंट साहब जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी वहाँ पे उसको जो है वो इस तरह से सेकंड किया कि ये वो करने जा रहे हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान को एक बहुत बड़े हेपेटाइटिस प्रोग्राम की इस वक्त ज़रूरत है क्योंकि मिस्र पहले नंबर पर था और आज पाकिस्तान पहले नंबर पे होने जा रहा है। मिस्र ने कर दिखाया है, वो अब 0.2% तक ले आया है अपनी हेपेटाइटिस की प्रेवलेंस को और हम इस वक्त 9% पे बैठे हैं और ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और हम अगर उस तरह से नहीं करेंगे, हमें चौमुखी लड़ाई लड़नी है। हमने इसकी प्रिवेंशन की तरफ भी जाना है, लोगों को घरों से ढूंढ कर लेके भी आना है और वो हेपेटाइटिस बी और सी के अगर साबित हों मरीज तो उनका इलाज भी करना। और यहाँ मैं ये बता दूं कि ये दोनों साइलेंट किलर कहलाते हैं। 25-25 साल तक लोगों को इसकी अलामत नहीं होती। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में ही हमें जरा तफसीलन बताइए, इसकी अलामत के बारे में बताइए, इसके इलाज के बारे में बताइए और ये साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है इसको, प्लीज लोगों को अवेयर कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे हेपेटाइटिस को एक जनरल टर्मिनोलॉजी के तौर पे किरण ले लिया जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि बी और सी का वायरस जिस्म में जिसके दाखिल होता है, होता क्या है, हमारा सिरिंज का इस्तेमाल साफ नहीं था, खून हमें जो लगा खुदा न खास्ता वो साफ नहीं था, हम डेंटिस्ट के पास गए तो उसके हालात ठीक नहीं थे, हम किसी बार्बर के पास गए तो वहाँ पे ब्यूटिशियन के पास गए तो वहाँ हमें ऐसे औजार, ऐसे रेजर, ऐसी नीडल्स, ऐसी सीजर, ऐसा नेल कटर, ऐसा कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया गया, पियर्सिंग ऑफ ईयर्स और नोज के लिए यूज़ कर लिया गया, जहाँ से वो खून किसी का लगा हुआ दूसरे सेहतमंद इंसान तक ये वायरस लेके चला गया और उसको पता ही नहीं है। उसको कोई अलामत किरण इसकी जाहिर नहीं होती, कोई उसको बुखार नहीं होता, कोई उसकी आंखें पीली नहीं होती, कोई उसके जिस्म में दर्द नहीं होता। और तब जाके पता चलता है खुदा ना खास्ता जब कोई ना कोई स्क्रीनिंग का टेस्ट करवाता है, किसी हॉस्पिटल में जाता है। हामला माँ को तब पता चलता है जब वो बच्चे की पैदाइश के लिए जाती है, अस्पताल वाले उसके ये टेस्ट कर लेते हैं, जब खून देने के लिए जाता है तो उसको पता चलता है कि डिटेक्ट हो, इसका पता लगे। जी मैं अब देखें, इस वक्त वर्ल्ड हेपेटाइटिस का हमारा स्लोगन जो है, हम पंजाब में भी इंशाल्लाह 5 अगस्त को एक बड़ा सेमिनार इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, लेकिन कहने का ये हमारा बड़ा स्लोगन है इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। और उसके 3 तरीके हैं। नो योर स्टेटस, मैंने आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये किरण मैसेज देना है कि हर शख्स को अपना स्टेटस जानना चाहिए कि कहीं मुझे हेपेटाइटिस बी, सी और HIV एड्स का भी पता साथ ही लगता है और ये नहीं है। और किसी हम क्या कहते हैं, गेट टेस्टेड, गेट वैक्सीनेटेड एंड गेट ट्रीटेड। हेपेटाइटिस बी अगर किसी को है तो हमारी हुकूमत पंजाब उसको फ्री जिंदगी भर के लिए दवाइयां दे रही है। और कितना सिंपल आपने बता दिया कि कितना सिंपल आपने बता दिया कि ट्रीट भी हो सकता है, सिर्फ आपने टेस्ट कराना है, वैक्सीनेशन कराना है ताकि ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू सो वेरी मच सर, सादम मौजूद थे। और स्क्रीनिंग से मुतालिक आप कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है और सबकी होनी चाहिए। थैंक यू सर, सादम मौजूद थे। बढ़ते हैं आगे और आपको मिलवाएंगे पाकिस्तानी कौम की असल हीरो से। ये कराची की हीरो हैं शाज़िया गुलजार। 8 साल की उम्र में टाइफाइड इनको हुआ और इसकी वजह से इनकी क़ुव्वत समात मुतासर हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने तालीम का सफ़र जारी रखा। शाज़िया ने माइक्रोबायोलॉजी में MSc किया,
वो एमफिल भी करना चाहती थी लेकिन एमफिल नहीं कर सकी। और मुलाजमत की बात करें तो मुलाजमत में भी कुछ मुश्किलात दरपेश आई उनको, और अब वो करना ये चाहती हैं कि माजूर अफराद के लिए काम करना चाहती हैं, आगे बढ़कर मज़ीद काम करना चाहती हैं। ऑलरेडी वो कर रही हैं और गुफ्तगू के लिए आसानी से नहीं कर रही, आसानी से नहीं कर रही। गुफ्तगू के लिए शाजिया लफ्ज़ों के अलावा इशारों की ज़बान का सहारा भी लेती हैं, और शाजिया ने कम क़ुव्वत समात रखने या जो कि डेफ हैं उनके लिए एक मैनुअल बनाया है ताकि ऐसे बच्चों को जो टैलेंट है, जो कुदरती टैलेंट है, उसके मुताबिक उनकी रहनुमाई की जाए और जो उनकी सलाहियत है उनको निखारा जाए, एक उनके लिए बन जाए, पूरा एक मैप जिसको बनाना कहते हैं ना, वैसा कुछ बन जाए। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए मशाल राह बन रही हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनके साथ में कुछ ऐसे मसाइल हैं। तो अब हम ज़रा शाजिया से बात कर लेते हैं। आप तो शाजिया पाकिस्तान की सचमुच में हीरो है, असली हीरो है। लोग खासा पसंद करते हैं आपको, आपकी कोशिशों को सराहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपको कैसा फील होता है? अच्छा महसूस होता है जब लोग कोशिशों को सराहते हैं, लेकिन एक कमी सी महसूस होती है कि डेफ के लिए हमें जो कुछ करना है वो बहुत अच्छे लेवल पर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जब वो उसको अच्छे लेवल पर, बेहतरीन लेवल पर किया जाए, कि उनको महसूस हो कि हाँ वाकई उनके लिए कुछ हुआ है, तो उस वक्त मैं महसूस कर सकूँगी कि हाँ मैं हीरो हूँ। अच्छा शाजिया, एमएससी आपने की, आप एमफिल करना चाहती थी, एमफिल क्यों नहीं कर सकी? क्या मुश्किल आपको पेश आई और आपकी मुलाजमत, इसमें आपने क्या मुश्किलात फेस की? एमएससी के बाद ऐसा हुआ था कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया था, उसके बाद एमफिल के लिए तैयारियां कर रहे थे टेस्ट के, तो वहाँ पे लेक्चरशिप के लिए वैकेंसीज आई थी। तो मैंने अप्लाई करने से पहले चाहा कि वहाँ जाके इंफॉर्मेशन लूँ कि मैं लेक्चरशिप के वैकेंसी के लिए मुझे एयर प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो मैंने जब वहाँ पर बात की तो उन्होंने कहा कि आपको एयर प्रॉब्लम की वजह से हम आपको लेक्चरशिप में नहीं ले सकते, तो आप किसी दूसरी फील्ड में जाइए। तो मेरे जहन में आया कि जब मैंने इतने प्रॉब्लम के बावजूद एमएससी किया है और एमफिल कर रही हूँ, तो मुझे लेक्चरशिप में अभी से प्रॉब्लम है, तो एमफिल करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये बेस्ट है कि मैं दूसरी फील्ड में ही ट्राई कर लूँ। अच्छा शाजिया, जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए आपने एक मैनुअल भी बनाया है, वो मैनुअल क्या है? हम उसके हवाले से भी जानना चाह रहे हैं आपसे। वो मैनुअल जो उनके बहरे बच्चों के लिए मैनुअल बनाया है वो ऐसा है कि जो असातिज़ा को बताता है कि आप बच्चे को उसके जहन के मुताबिक कैसे पढ़ाएं। अमूमन ये है कि हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है वो ऐसा है कि टीचर जो है वो पढ़ाते हैं, बच्चा उसको कॉपी करता है और इम्तहान होते हैं तो फिर उसको याद करता है और इस तरह पास हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं। तालीम का मकसद ये होता है कि जो तालीम हम बच्चों को दे रहे हैं वो उनकी समझ में आई है या नहीं। तो डेफ बच्चे हैं उनके लिए खुशी तौर पर साइन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो ये हमारे लिए और अहम हो जाता है कि हम टीचर्स को बताएं कि वो डेफ बच्चे को कैसे समझ सकते हैं और जो कुछ उन्होंने पढ़ाया है वो उनके समझ में आया है या नहीं। जो मैनुअल बनाया है वो बुनियादी तौर पर ऐसी मालूमात पर मुश्तमिल है जो टीचर्स को बता सकें कि टीचिंग टेक्निक्स क्या होते हैं और वो डेफ के जहन को कैसे समझ सकते हैं और डेफ की जहनीत के मुताबिक वो आगे अपने लेसन प्लान, सबक वगैरह कैसे तरतीब दे सकते हैं। और इसकी अगली जो मैनुअल की ख़ास बात है वो ये है कि साल के अख्ताम पर जब वो अपने पूरे साल का जायज़ा लेंगे कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या थे, तो वो आगे उसको तब्दील करना भी सिखाएगा लेसन प्लान्स को डेफ की जहनीत के मुताबिक। इसी तरह एक ही सिस्टम फॉलो नहीं होगा, जैसे जैसे इंसानी जहन समझने की सलाहियत रखता है ख़ुसूसन डेफ का, तो इसके हिसाब से उसमें तब्दीली भी की जा सकती है। जब आप दूसरे लोगों की इतनी परेशानी को समझ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अपना सफ़र भी मुश्किलों से भरा पड़ा है। कम उम्री में टाइफाइड हुआ, फिर सुन नहीं पाई आप। ये फरमाइएगा घर वालों ने कितना सपोर्ट किया इस सारे सफ़र में आपको? टाइफाइड के बाद जब प्रॉब्लम हुआ था तो उस वक्त बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी कि ऊंचा सुनना अलग चीज़ है और लफ्ज़ समझ में ना आना अलग चीज़ है, और मेरे साथ दोनों प्रॉब्लम हुए थे। तो उस वक्त ये होता था कि मेरे साथ बोलते थे तो मैं दोबारा कहती कि मेरी समझ में नहीं आया, अब दोबारा बोलूँ तो प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसे में ये होता था कि मैं लिप्स देख के समझने की कोशिश करती थी, सपोर्ट वो करते थे, लेकिन फिर भी मुझे कमी का एहसास रहता था क्योंकि कम्युनिकेशन मुकम्मल नहीं होते थे। तो फैमिली में काफ़ी सपोर्ट में थे और आने जाने पे भी नॉर्मल, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन का इशू मुझे हमेशा रहा।
अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या समझती हैं, अब ऐसा क्या है जो आप करना चाहती हैं, रह क्या गया करने को, क्या है आपके एम्बिशंस क्या है? जिस तरह मैंने डेफ फील्ड में अपना वक्त गुजारा है, बहुत सारे ऐसी बातें नोट की हैं जो डेफ के लिए करनी चाहिए और बहुत ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर उनकी एजुकेशन, हम जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम राइज है वो नॉर्मल्स के मुताबिक है, और उसके बाद जो प्रोफेशंस हैं वो भी नॉर्मल्स के मुताबिक है, लेकिन डेफ के मुताबिक नहीं है। डेफ पैदाइशी ना सुन सकता है ना बोल सकता है, तो अगर हम उसको बोलना, ज़बान लिखना सिखाएं कोई भी लैंग्वेज, तो फिर यही कि वो उसमें कामयाब नहीं हो सकता। फिर प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो भी उसको इंटरप्रेटर की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे जहन में ये है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो डेफ की डिसेबिलिटी के मुताबिक हो, और उसके बाद जो रोज़गार के मौक़े हैं वो भी डेफ की डिसेबिलिटी के मुताबिक होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो डेफ बच्चों को हासिल नहीं होती, ना उनके पेरेंट्स को हासिल होती हैं। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा डेफ हो जाता है तो उसके पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता कि उसको इब्तदाई उम्र से ही साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देना शुरू करें, या फिर डेफ कंसल्टेंट होते हैं उनसे मशवरा करें और बच्चे को कम उम्र से ही उसको घुलना मिलना सिखाएं सोसाइटी में। वालिदैन को इल्म नहीं होता तो वो बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, तो वो बच्चे ज़हनी तौर पर अकेले हो जाते हैं, जबकि ये बच्चों के लिए दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा डेफनेस के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात जो डॉक्टर्स के बारे में भी हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट के बारे में भी हो सकते हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोटा सिस्टम राइज है डेफ के लिए मुलाजमत देने का, तो ऐसे में ये होता है कि वो नाकाम हो जाते हैं। वजह क्या है, कोटा सिस्टम का जो मायार है वो उस पर पूरा नहीं उतर पाते। तो मेरे जहन में ये है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो कोटा सिस्टम के मुताबिक उनको टेस्ट पर पूरा उतरना सिखाए, या फिर कोटा सिस्टम के मुताबिक उनको ट्रेनिंग भी दी जाए। इसके अलावा उनके डेफनेस के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स जो उनके काम आ सकें डिसेबिलिटी के हिसाब से, वो लाजमी उनको देनी चाहिए। थैंक यू सो मच शाज़िया, आप साथ मौजूद थी, और जिस तरह आपने कहा कि पीपल विद डिफरेंट एबिलिटी उनके लिए आप काम करें और मज़ीद काम भी करना चाहती हैं। कोटा सिस्टम से मुतालिक भी आपने गुफ्तगू की, क्योंकि कोटा सिस्टम जो है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जो आगे नहीं जा पाते टेस्ट में। सिर्फ वो काम ना करे, सिर्फ वो काम ना करे, बाकी लोग भी अपना हिस्सा डालें, इसमें अपना किरदार अदा करें। बहरहाल बहुत कम वक्त रह गया, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है, बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है। एक खूबसूरत आवाज़ आज हम आपके सामने लाना चाह रहे हैं। एक नौजवान गिटार उठाए और वो आ जाते हैं और बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा गाना गुनगुना देते हैं। तो सिर्फ गुनगुनाए क्यों, हम उनसे गाने सुने क्यों नहीं, क्यों शुएब, क्यों? तो उज़ैर जिलानी को बुलाता हूँ। उज़ैर प्लीज़ आप आ जाएँ, और उज़ैर जिलानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मौसम प्यारा, प्लीज बैठिए। सुर ना हो तो हाँ। बात नहीं बनेगी। कौन है आपके फेवरेट? मेहदी हसन खान साहब। और कभी कोई आलमगीर का कोई आपने ट्रैक गुनगुनाया? मैंने शुरू से प्रेफर जो किया है ना वो मेहदी हसन को किया है। अच्छा, तो मौसम की मुनासिबत से कुछ अगर आप सुना सके, क्योंकि आजकल जो भी आता है वो आतिफ असलम तो ये तो वो बहुत अच्छे लोग गा रहे हैं, लेकिन मेहदी हसन साहब को गाना बहुत मुश्किल है। मैम मैं चाहता हूँ कि पहले जो है वो नैरा नूर की गज़ल कहाँ हो तुम चले आओ से स्टार्ट करते हैं प्लीज़। प्लीज प्लीज प्लीज। मेरी फरमाइशों से पहले आप शुरू कर दें, आप अपनी मर्जी का गाना। देना
से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, मगर रेसा थैंक यू सो वेरी मच। मेहदी हसन का क्या सिर्फ नैयरा का गाना गाया, कोई बात नहीं, वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया, पता नहीं चला। इन्हें भी दोबारा बुलाएंगे और हम भी आपके सामने दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल दोबारा।